आज़िम फितरतन शर्मीला था। लड़कियों की तरफ कभी आंख उठाकर नहीं देखता था, लेकिन बास हालात में कोई तो ऐसा चलवा होता जो आंखों की चिलमन उठाने पर मजबूर कर देता है। दो लड़कियां अचानक ही उसके सामने 2 कदम के फासले पर आकर खड़ी हो गई थीं। आज़िम ने झुकी झुकी नज़रों से उनके कदमों की जानिब देखा, फिर वहां से नज़रें हटाईं। उनसे नज़रें मिलाना तो दूर की बात है, वो पराई औरतों को देखना भी गुनाह समझता था। इतने में लिफ्ट का दरवाज़ा खुल गया। लेडीज़ फर्स्ट के उसूल के मुताबिक पहले वो 2 लड़कियां लिफ्ट में दाखिल हो गईं। फिर आज़िम दूसरे मर्दों के साथ वहां पहुंचा तो लिफ्ट में ऐसी भीड़ लग गई कि खवे से खवा लगने लगा। इसे किस्मत का खेल कहा जाए कि आज़िम का शाना एक लड़की के शाने से लग गया। इस भीड़ में वो पहलू नहीं बदल सकता था। मजबूरन उसने माजरत खाही के लिए नजरें उठाईं तो उस हसीना के मक्खन जैसे चेहरे पर आप ही आप नजरें जमकर रह गईं। जिंदगी में पहली बार उसने अजीब तरह से दिल की धड़कनों को महसूस किया। पहली बार पता चला कि दिल आप ही आप किस तरह किसी की तरफ खींचा चला जाता है। लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही थी। वो रोज ही ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाती है, लेकिन आज़िम पहली बार दिल की हथेली पर ऊपर जा रहा था। ये तिलिस्म जल्द ही टूट गया। लिफ्ट का दरवाज़ा खुलते ही चिड़िया उड़ गई। वो बाहर आकर नकटाई की गिरा दुरुस्त करते हुए देखने लगा। अजीब दीवानगी थी कि गुनाह का तसव्वुर फना हो गया था और वो बेख्तियार उसे देखते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। क़यामत का कद था और क़यामत की चाल थी कि वो चाल में आ ही गया था। एक बार फिर गुर्बत की उम्मीद बंधी। वो उसी दफ्तर में जा रही थी जिसका वो मालिक था। तब उसे याद आया कि आज बहुत सी लड़कियां इंटरव्यू के लिए आई होंगी। पता नहीं उस लड़की की तालीमी काबिलियत और दीगर सलाहियतें क्या होंगी। उसके दिल ने कुछ पूछने से पहले ही उसे अपनी सेक्रेटरी मुंतखब कर लिया। वो दूसरे दरवाजे से अपने एयर कंडीशन ऑफिस में दाखिल हुआ। उसके दिल और दिमाग में हलचल सी मची हुई थी। यूं लग रहा था जैसे वो खुद उस लड़की के सामने इंटरव्यू के लिए पेश होने वाला हो। उसने चपड़ासी को हुक्म दिया कि ज़रूरतमंद लड़कियों को बारी बारी भेजा जाए। 5 मिनट के बाद एक लड़की आई, 15 मिनट के बाद दूसरी आई और फिर हर 10-15 मिनट के बाद लड़कियां आती जाती रहीं। जिसका इंतज़ार था उसका नंबर नहीं आ रहा था। दिल की बेकरारी बढ़ती जा रही थी। इंतज़ार जितना तरसाता है उतना ही दिलो दिमाग का इस्तराब बढ़ता जाता है। ऐसे ही वक्त फ़ोन की घंटी चीखने लगी। उसने रिसीवर उठाकर कहा, हेलो, मैं आसिम बोल रहा हूँ। आप कौन हैं? जवाब मिला, आपकी ट्रंक कॉल है, होल्ड ऑन कीजिए। थोड़ी देर बाद दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हेलो मेरे हमजाद, क्या तुम अपने हमजाद की आवाज़ पहचान रहे हो? ओह तुम, आज़िम ने परेशान होकर पूछा। किस लिए फ़ोन किया है? हमजाद ने पूछा, ये मालूम करने के लिए कि तुम किस लड़की में दिलचस्पी ले रहे हो। हाँ, किसी से नहीं। तुम कौन होते हो पूछने वाले? हमजाद ने कहा, पूरे 1 घंटे से मेरा दिल बेख्तियार धड़क रहा है। किसी हसीना को बाजुओं में समेट लेने की ख्वाहिश अंगड़ाइयाँ ले रही है। मैं तुम्हारा हमजाद हूँ, इसलिए अच्छी तरह समझता हूँ कि इस वक्त जो तुम्हारे जज्बात हैं वही मेरे अंदर इस तरह पैदा कर रहे हैं। आज़िम एयर कंडीशन कमरे में बैठने के बावजूद रुमाल निकालकर पसीना पोंछने लगा। फिर उसने आजिज़ी से कहा, तुम जानते हो कि मैं तुम्हारी तरह अय्याश नहीं हूँ। हाँ मैं जानता हूँ। मुझे उस लड़की के मुताल्लिक बताओ। क्या बताऊँ? अभी थोड़ी देर पहले उसे देख चुका हूँ। वो एक शरीफ लड़की मालूम होती है। प्लीज़ उसके मुताल्लिक ऐसी वैसी बातें ना सोचो। अगर तुम ऐसी वैसी बातें नहीं सोच रहे हो तो फिर यहाँ मेरे जज्बात क्यों भड़क रहे हैं? आसिम ने हिचकिचाते हुए कहा, तुम मेरे जज्बात को शैतान की नीयत से महसूस कर रहे हो। यकीन करो मेरे दिल में सिर्फ उसकी मोहब्बत पा लेने की आरज़ू है। यही आरज़ू मेरे दिल में भी है। कैसी है वो? वो मेरी बनेगी। तुम उसकी आरज़ू नहीं कर सकते। मैं तो कर रहा हूँ। जो ख्याल और जज्बात तुम्हारा होगा वही मेरा भी होगा। लानत है तुम पर। तुम मेरे हमजाद क्यों बन गए? समझ में नहीं आता तुमसे कैसे पीछा छुड़ाऊं। मरने के बाद ही पीछा छूटेगा। दूसरी तरफ से कहकहा सुनाई दिया। आजिम ने झल्लाकर रिसीवर को क्रेडल पर पटक दिया। अपनी जगह से उठकर उसने एक कैबिनेट से दवा की एक टिकिया निकाली, कूलर से पानी लिया, फिर उस टिकिया को निगलकर पानी पीने लगा। डॉक्टर ने नुस्खा बताया था कि जब उसका हमजाद परेशान करे और दिमाग में इंतशार पैदा हो तो उसे एक टिकिया खा लेना चाहिए। जहन कदरे पुरसुकून हो जाएगा। बाज़ हालात में दवा तो महज एक तसल्ली होती है। आजिम तसल्ली के लिए ही दवा इस्तेमाल करता था, वरना इस हकीकत को अच्छी तरह समझता था कि जब तक जिंदा रहेगा अपने हमजाद से पीछा नहीं छूटेगा। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला तो फिर उसका दिल धड़कने लगा। वो हसीना सामने खड़ी सलाम अर्ज कर रही थी।
उसने एक कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। वो दुपट्टा संभालती हुई आगे बढ़ी, फिर बैठ गई। आजिम ने अपने दिल को संभालते हुए पूछा, नाम? शाहीना। शाहीना बदर। शादी हो चुकी है? जी नहीं। बदर मेरे वालिद का नाम था। उनके बाद अब मेरा कोई सरपरस्त नहीं है। मैं ट्यूशन पढ़ाकर गुजारा करती हूँ और एक जगह पेइंग गेस्ट की हैसियत से रहती हूँ। इसका मतलब यह है कि यहाँ तुम्हारा कोई अजीज़ या रिश्तेदार नहीं है? जी कोई नहीं है। आजिम का दिल हमदर्दी से भर आया। बेचारी का कोई नहीं है, मैं इसे अपना सकता हूँ। बेशक वो हमदर्दी से सोच रहा था, लेकिन अचानक ही उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि आगे बढ़कर उसे पकड़ ले, फिर अपनी तरफ खींचकर उसे अपनी आगोश में भर ले। वो एकदम से घबरा गया। ये समझने में देर न लगी कि उसका हमजाद शैतानी चाल चल रहा है। उससे मीलों दूर किसी जहन्नुम में बैठा हुआ किसी हसीना को आगोश में लेकर यहाँ उसके जज्बात में हलचल मचा रहा है। उसने फौरन ही शाहीना की तरफ से मुंह फेर लिया। अपने अंदर भटकने वाली अंधी ख्वाहिश का रास्ता रोकने की कोशिश करने लगा। इस वक्त मुनासिब यही था कि शाहीना को रुखसत कर दिया जाए। उसने कहा, तुम सेक्रेटरी की हैसियत से मुंतखब हो चुकी हो, कल से ड्यूटी पर आ जाना, अब जा सकती हो। शाहीना ने उसे हैरानी से देखते हुए कहा, आपने तो कुछ पूछा ही नहीं, मैं टाइप करना नहीं जानती हूँ। ओह। आजिम को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन वो क्या कर सकता था। दूसरी तरफ उसका हमजाद परेशान कर रहा था। वो कम वक्त अपने जज्बात भड़काने के लिए किसी औरत से दिलचस्पी ले रहा था, ताकि इधर आजिम जज्बात की आंधी में बहता रहे। 1 मिनट के बाद ही उसे अपने बाएं गाल और जबड़े में शदीद तकलीफ का एहसास हुआ। यकीनन दूसरी तरफ उस औरत ने उसके हमजाद के बाएं गाल पर थप्पड़ रसीद किया होगा। अभी आजिम ये सोच ही रहा था कि उसकी थोड़ी पर एक झटका सा लगा, फिर पेट में ऐठन सी महसूस हुई। वो अपना पेट पकड़कर तकलीफ से कर्राता हुआ सोफे पर बैठ गया। शाहीना परेशान होकर खड़ी हो गई, फिर करीब आते हुए कहने लगी, सर क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? उसने कर्राते हुए कहा, प्लीज़ शहदादपुर के एक ट्रंक कॉल बुक कर दो, मैं नंबर बता रहा हूँ। शाहीना फौरन ही मेज़ के पास गई, फिर एक कागज़ पर वो नंबर लिखने लगी जो आजिम बता रहा था। उसके बाद उसने पूछा, सर किसे कॉल करना है? मेरे हमसाद को। जी? शाहीना का मुंह शदीद हैरानी से खुल गया। उस वक्त तक आजिम की तकलीफ में कमी हो गई थी। उसे अपने हमजाद से ऐसी शदीद नफरत थी कि उसका नाम लेना भी गवारा ना था। वो एक गहरी सांस लेकर कहने लगा, हाँ हमजाद के नाम, अर्जेंट कॉल बुक कराओ। वो रिसीवर उठाकर नंबर डायल करती हुई कनखियों से आजिम को देखने लगी। वो सोच रही थी कि या तो उसके बॉस की दिमागी हालत दुरुस्त नहीं है या फिर वो आसेब ज़दा है, और आजिम सर झुकाए सोच रहा था, मैं इस लड़की को क्या बताऊं कि मैं क्या हूं। ये पहली ही मुलाकात में मुझे पागल, जुनूनी या खपती समझकर भाग जाएगी। मेरी भी क्या तकदीर है। एक लड़की पसंद भी आई है तो मैं उसके सामने शर्मिंदा हो रहा हूं। शाहीना ने कॉल बुक कराने के बाद कहा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, किसी डॉक्टर को कॉल करना चाहिए। वो सोफे की पुश से टेक लगाकर बोला, मेरा इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। तो फिर आप अपने किसी अजीज़ को बुलाएं। ऐसे वक्त में कोई अपना हो तो दुख भारी नहीं होता। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। शाहीना का दिल हमदर्दी से भर आया। वो तन्हा थी और तन्हाई के दुख को समझती थी। करीब आकर कहने लगी, क्या बीवी बच्चे, माँ बाप, बहन भाई कोई नहीं है? नहीं, सिर्फ एक हमजाद है जो मुझे परेशान कर रहा है। वो ज़रा पीछे हटकर कहने लगी, माफ़ कीजिएगा, क्या आपकी दिमागी हालत दुरुस्त है? हाँ, अभी मैं यही सोच रहा था कि तुम मुझे पागल समझोगी। शाहीना, मैं दिमागी मरीज नहीं हूँ। क्या तुम मेरा ये दफ्तर और कारोबार देखकर नहीं समझ सकती कि मैं एक कामयाब बिजनेसमैन हूँ? किसी पागल या खपती को ऐसी कामयाबी नसीब नहीं होती। वो दिल ही दिल में तस्लीम करने लगी। वो एयर कंडीशन दफ्तर इतना खूबसूरत और आरामदेह था, किसी शहजादे की ख्वाबगाह ही ऐसी हो सकती थी। जदीद तर्ज के सोफे बैठने वालों को आगोश में भर लेते थे। वो एक सोफे की आगोश में भर गई। आजिम ने कहा, मैंने इंटरव्यू के उसूल पूरे नहीं किए। मैंने कुछ नहीं पूछा कि तुम दफ्तरी कामों को अंजाम दे सकती हो या नहीं। ये सिर्फ इसलिए कि मुझे सेक्रेटरी की नहीं, एक हमदर्द साथी की ज़रूरत है। हम दोनों अपनी अपनी जगह तन्हा हैं। क्या हम एक दूसरे की तन्हाई दूर नहीं कर सकते? वो जल्दी से उठकर मुंह फेर कर खड़ी हो गई। फिर ज़रा सख्त लहजे में कहने लगी, मैं जहाँ भी मुलाजमत के लिए जाती हूँ, लोग किसी न किसी तरह बातें बनाकर तन्हाई की रफ़ीक़ा बना लेना चाहते हैं। मैं किसी बाजार में बिकने वाली चीज़ नहीं हूँ। इज्जत से मुलाजमत मिलेगी तो करूँगी, वरना चली जाऊँगी।
बेशक तुम इज्जत से मुलाजमत करोगी, फ़र्क सिर्फ ये होना चाहिए कि खुद को सेक्रेटरी के बजाय एक हमदर्द नर्स बना लो। मैं एक मरीज़ की हद तक तुम्हारी मौजूदगी की ख्वाहिश करूँगा। अगर कोई बात तुम्हारे मिजाज के ख़िलाफ़ हो तो मुझे छोड़कर चली जाना। उसकी बात ख़त्म होते ही फ़ोन की घंटी बजने लगी। शाहीना ने आगे बढ़कर रिसीवर उठाया, फिर कुछ सुनने के बाद कहा, ट्रंक कॉल की लाइन मिल गई है। आजिम अपनी जगह से उठकर बोला, शाहीना, मैं चाहता हूं कि हमारी बातें तुम भी सुनती रहो ताकि तुम्हें मेरे हमजाद के वजूद का यकीन हो जाए। वो रिसीवर लेकर शाहीना के शाना बशाना खड़ा हो गया, अपने सर को उसकी तरफ इस हद तक झुका लिया कि रिसीवर दोनों के कानों के दरमियान बराबर फासले पर रहा। फिर उसने कहा, हेलो, मैं आजिम अटेंड कर रहा हूं। दूसरी तरफ से हमजाद की आवाज़ सुनाई दी, मैं इस वक्त बातें करने के मूड में नहीं हूं। तुम्हें यकीनन थप्पड़, घूंसे और ठोकरे खाने वाली तकलीफ का एहसास होगा। मैं इस बदमाश को नहीं छोड़ूंगा। अभी मुझसे बातें ना करें। ठहरो, आजिम ने कहा, अभी रिसीवर न रखना। पहले मुझे बताओ कि क्या हुआ था। यहाँ मुझे पहले बाएं जबड़े पर, फिर थोड़ी पर और फिर पेट में शदीद तकलीफ का एहसास हुआ तो मैं पेट पकड़कर सोफे पर बैठ गया। तुम मुझे जलील क्यों कराना चाहते हो? बाज़ औक़ात इज़्ज़तदार लोग मेरे पास मौजूद रहते हैं। वो मेरी ऐसी हालत को देखकर क्या सोचते होंगे? खुदा के लिए एक अच्छे इंसान बन जाओ। जिंदगी के तमाम हुस्न और रंग व बू से खेलना बुरी बात तो नहीं है। मैंने तुम्हारे जज्बात को महसूस करते हुए अंदाज़ा लगाया कि इस वक्त तुम्हारे दरमियान कोई हसीन लड़की मौजूद है। तुम तो बचपन से काट के उल्लू हो। किसी लड़की को हाथ लगाना तो दूर की बात है, नज़र उठाकर भी उसे नहीं देखते। मैंने सोचा तुम्हारे अंदर दिलेरी पैदा की जाए और इस तरह तुम्हारे जज्बात भड़काए जाएं कि तुम अपने सामने वाली लड़की पर टूट पड़ो। हमजाद जो कुछ कह रहा था उससे यह साबित हो जाता था कि आजिम फितरतन शरीफ है और आज तक उसने किसी लड़की को मैली नज़र से नहीं देखा है। ये बातें शाहीना को मुतासिर करने के लिए काफ़ी थीं। हमजाद ने सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहा, मेरी नौजवान मुलाजमा मेरे पलंग के सराहने चाय लाकर रख रही थी। मैंने सोचा ये अच्छा मौका है, मैं उसकी जवानी से खेलूंगा तो तुम्हारे अंदर आग लग जाएगी। वो चाय रख कर जाने लगी तो मैंने उसकी कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। वो बिस्तर पर आ गिरी। मैंने उसे दबोचना चाहा तो वो चीखने लगी। मैं समझता था मेरा नमक खाने वाली नमक हलाल करेगी, लेकिन वो तो नमक हराम निकली। वो खुद को छुड़ाकर भागने लगी तो मैंने दौड़कर फिर पकड़ लिया। अब मुझे जिद हो गई थी। मैं उसे जबरन काबू में करना चाहता था कि अचानक मेरे बाएं गाल पर थप्पड़ पड़ा। मुलाजमा की चीखें सुनकर उसका खाविन आ गया था। उसने मेरी थोड़ी पर एक घूंसा रसीद किया, फिर पेट पर एक ठोकर मारी। मैं उस तकलीफ को बर्दाश्त न कर सका, पेट पकड़कर बिस्तर पर बैठ गया। तुम जानते हो कि मैं कमज़ोर नहीं हूं। मैं उसकी हड्डी पसली एक कर सकता था, लेकिन एक मामूला मुलाजमा की वजह से मेरी इज्जत खाक में मिलने वाली थी। मैं नहीं चाहता था कि यह हंगामा चार दीवारी से बाहर जाए, इसलिए मैंने उसे ढील दे दी। अपने बाहर से मैं कहीं ना कहीं उसे ठिकाने लगा ही दूंगा। आजिम ने गुस्से से कहा, एक तो तुमने जलील हरकत की, दूसरे ये कि अब उस बेचारी के सुहाग को ख़त्म कर देना चाहते हो। क्या तुम कभी इंसान बनोगे? जवाब में रिसीवर रख दिया गया। लाइन कट गई। आजिम ने रिसीवर रखते हुए शाहीना को देखा। वो एक कदम पीछे हटकर शदीद हैरानी से बोली, दूसरी तरफ भी आप ही बोल रहे थे? नहीं, वो मेरा हमजाद था, लेकिन वो आवाज़, वो लहजा, वो बोलने का अंदाज बिल्कुल आप ही का था। मेरा हमजाद मेरी ही तरह बोलता है। वो कुर्सी पर बैठ गई। उफ खुदाया, कैसी अजीब व गरीब बात है। मैंने शहदादपुर से आने वाली आवाज़ अपने कानों से सुनी है, फिर भी ऐसा लग रहा था कि आप मेरे पास खड़े हैं और मीलों दूर जाकर खुद ही बोल रहे हैं। क्या तुम मुझसे खौफजदा हो? नहीं तो मेरी समझ में नहीं आता कि इसे अपनी समात का फरेब समझूं या सच्चाई। ये सच्चाई रफ्ता रफ्ता तुम्हारी समझ में आ जाएगी, बशर्ते कि तुम हमदर्दी से मुझे समझने की कोशिश करो। शाहीना ने चुपचाप सर को झुका लिया। खामोशी नीम रजामंदी की दलील होती है। दूसरे दिन आजिम दफ्तर जाने की तैयारियां कर रहा था। उसने अपनी पसंद का बेहतरीन कोट पहना, क्योंकि अब उसे देखने वाली शाहीना उसकी जिंदगी में आ गई थी। किसी की मोहब्बत को पा लेने के लिए आदमी खुद को ज्यादा से ज्यादा नुमाया करना चाहता है। वो आईने के सामने अपने लिबास पर एक खुशबू स्प्रे करते वक्त शाहीना के तसव्वुर में गुम था और बहुत खुश नजर आ रहा था। लेकिन इस खुशी के पीछे दबी दबी सी एक परेशानी भी थी। कोई गलत किस्म का जज्बा उसके अंदर करवट बदलना चाहता था और वो अपनी क़ुव्वत इरादी से उसे थपक थपक कर सुला रहा था। इंसान के अंदर कभी खुशी और कभी गम, कभी नफरत से इंतकाम लेने
और कभी मोहब्बत से मुआफ़ कर देने के कितने ही जज्बे उभरते हैं और वो इंसान बनकर शैतानी जज्बों को अंदर ही अंदर कुचलने की कोशिश करता है। आज़िम भी यही कोशिश कर रहा था। वो जानता था कि उसका हमजाद किसी से इंतकाम लेने की आग में चल रहा है। ये आग आज़िम को भी छू रही थी, लेकिन वो शाहीना के तसव्वुर की ठंडी छाँव में उसे बुझा रहा था और ख्याल शाहीना को सीने से लगाकर दिल की धड़कनों का मिजाज बदल रहा था। उसे यकीन था कि मोहब्बत के जिस जज्बे को वो अपने अंदर उभार रहा है उसे उसका हमजाद महसूस करते हुए भी नज़रअंदाज करेगा, क्योंकि उसके अंदर नफ़रत गालिब थी। दूसरे लफ्ज़ों में उधर नफ़रतों का शैतान था और इधर मोहब्बत का फरिश्ता था। दोनों के दरमियान अपने अपने जज्बों की रस्साकशी जारी थी। अचानक ही रस्साकशी के दौरान उधर का पल्ला भारी हो गया। आज़िम परफ्यूम की बोतल से खुशबू स्प्रे कर रहा था कि उसके अंदर बैक वक्त तशद्दुद की ख्वाहिश हड़बड़ाई। उसने परफ्यूम की बोतल को आईने पर दे मारा। आईना एक छन्नाके से टूटकर कई हिस्सों में तकसीम हो गया। दूसरे ही लम्हे वो अपने सर को दोनों हाथों से थाम कर लड़खड़ाता हुआ एक वार्डरोब की तरफ बढ़ गया। उसने अपने सर में एक धमाका सा महसूस किया था। यकीनन किसी ने उसके हमजाद के सर पर ज़र्ब लगाई होगी। आज़िम ने वार्डरोब का दरवाज़ा खोला। वो दिमागी सुकून के लिए दवा निकालना चाहता था, लेकिन बदहवासी में दूसरा दराज खुल गया था। उस दराज में और बहुत सी चीज़ों के साथ एक चाकू पड़ा हुआ था। उसके हाथ ने बेख्तियार उस चाकू को उठा लिया। नहीं नहीं, मैं चाकू नहीं खोलूंगा, वो परेशान होकर बुड़बुड़ाने लगा। लेकिन उसे चाकू खोलने की ज़रूरत पेश नहीं आई, शायद इसलिए कि उसके हमजाद के हाथ में पहले ही चाकू खुला हुआ होगा। आज़िम उलझन में पड़ गया कि क्या करे। अगर वो बंद चाकू से किसी चीज़ पर फर्जी हमला करता तो शायद उसका हमजाद भी ऐसा ही अनाड़ीपन दिखाता। इस सूरत में उसका मुखालिफ गालिब आ जाता, उसके हमजाद को ज़ख्मी करता या मार डालता, तो आज़िम भी ज़ख्म की तकलीफ़ें बर्दाश्त करता और ये भी मुमकिन था कि हमजाद की सांस उखड़ती तो इधर उसके दिल की धड़कनें भी रुक जाती। सोचने के दौरान वो हमजाद के जज्बों का गुलाम बन गया था। इसीलिए बेख्तियार फर्श की जानिब झुककर उसने बंद चाकू से कालीन पर हमला किया। कालीन मुलायम और तबीज़ था। वो चाकू उसमें यूं घुप गया जैसे इंसानी सीने की गहराई नाप रहा हो। वो पसीना पसीना हो रहा था। चाकू को कालीन पर छोड़कर उठ गया। चेहरे से पसीना पोंछने का होश नहीं था। उसके दोनों हाथ पूरी तरह कांप रहे थे। वो हाथ किसी चीज़ को दबोचना चाहते थे, लेकिन किसे दबोचना चाहते थे? वो इधर उधर भटकने लगा। उसके लरसते हुए दोनों हाथ आगे की तरफ बढ़े हुए थे। आखिर उन हाथों ने गुलदान की सुराहीदार गर्दन को दबोच लिया। सुराहीदार गर्दन बसिद शौक देखने, चूमने और अशार में सजाने के लिए होती है, दोनों हाथों से घोटने के लिए नहीं होती। पता नहीं उधर किसकी खूबसूरत गर्दन होगी, किसका दम उलझ रहा होगा, किसी के दीदे फैल रहे होंगे। इधर पीतल के गुलदान की सुराहीदार गर्दन का कुछ नहीं बिगड़ा। थोड़ी देर बाद हाथ की गिरफ्त नरम पड़ गई। जुनूनी जज्बा सर पड़ गया। वो गुलदान को छोड़कर वहशतज़दा नज़रों से उसे देखने लगा। क्या किसी का गला घोंट दिया गया है? ओ मेरे खुदा! वो दोनों हाथों से सर को थाम कर दीवार से टिक गया। नहीं, मैं कातिल नहीं हूं, मैं कातिल नहीं हूं। एहसास जुर्म इतना शदीद था कि वो कर्राने लगा। जो शख्स किसी की उंगली काटने का तसव्वुर न करता हो और उसके ज़रिए किसी का कत्ल हो जाए तो उसकी घबराहट और बदहवासी को वही शरीफ इंसान समझ सकता है। आज़िम का ज़मीर उसे परेशान कर रहा था। उससे कह रहा था कि कहीं पर किसी का कत्ल सिर्फ उसकी वजह से हुआ है। वो चाहता तो अपने कातिल हमजाद का रुख मोड़ सकता था। वो बोझल कदमों से चलता हुआ सोफे पर आकर बैठ गया। संजीदगी से गौर करने लगा, क्या वाकई वो अपने हमजाद को कत्ल से बास रख सकता था? दरअसल जज्बाती रस्साकशी में जीत जाने की बात है। जिस तरह उसका हमजाद अक्सर उस पर गालिब आ जाता था, उसी तरह वो भी अपने हमजाद पर गालिब आ सकता था। लेकिन इंसानी तहजीब की इब्तिदा से बदी अक्सर नेकी पर गालिब आती रही है। बाज़ हालात में नेकी का पल्ला भारी रहता है, और ऐसा इसलिए कि नेक आमाल को बरतने वाले अपनी शराफत के बाइस कमज़ोर बन जाते हैं। आज़िम की कमज़ोरी ये थी कि वो अपने हमजाद को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। उसे राह रास्त पर लाने के लिए कभी नरमी से समझाता था और कभी झल्लाहट में मुब्तला हो जाता था। बहरहाल जो कुछ भी हो, अपने हमजाद को कातिल बनने की छूट नहीं देना चाहिए था। अगर वो बंद चाकू से कालीन पर हमला न करता और गुलदान का गला न दबाता, खुद पर गालिब आने वाले जज्बात का रुख बदलने के लिए क़हक़हा लगाना शुरू कर देता, रेडियो या कैसेट रिकॉर्डर को ऊंची आवाज़ में ऑन करके रक़्स करना शुरू कर देता, तो दूसरी तरफ उसके हमजाद पर भी गीत संगीत और मस्ती भरे रक़्स का तासुर कायम होता और इंतकाम का जज्बा कदरे सख्त पड़ जाता। लेकिन इस सोच ने उसे कमज़ोर बना दिया कि उसके हमजाद के मुकाबिल जो दुश्मन है
वो यकीनन मुसल्ला होगा। अगर हमजाद के अंदर मुकाबले की तेज़ी व तुंदी में फ़र्क आएगा तो दुश्मन उसे हलाक कर देगा। फिर क्या होगा? क्या हमजाद की हलाकत का असर उस पर भी पड़ेगा? वो तो अब तक यही समझता आ रहा था कि हमजाद के साथ जीना है और हमजाद के साथ मरना है। एक की मौत दूसरे की मौत का सबब बन सकती है। अजीब रिश्ता था कि दूसरे दुनियावी रिश्तों की तरह तोड़ा नहीं जा सकता था। ये ख्याल आया कि ट्रंक कॉल के ज़रिए हमजाद का मुहासबा किया जाए, मालूम किया जाए कि आया उससे कोई जुर्म सरजद हुआ है या नहीं। लेकिन हमजाद से बातें करना भी उसे गवारा ना था। वो हद्दुल इम्कान उससे कतराता रहता था। उसका बस चलता तो कहीं इतनी दूर चला जाता जहां हमजाद का ख्याल भी उसके पास न भटकता। उसने रिसीवर उठाकर अपने फैमिली डॉक्टर के नंबर डायल किए। राब्ता कायम होते ही उसने कहा, हेलो डॉक्टर, मैं आसिम बोल रहा हूँ। हेलो बेटे, खैरियत है या फिर उसने परेशान किया है? वो तो सारी ज़िंदगी का रोग बन गया है। समझ में नहीं आता उससे कैसे पीछा छुड़ाऊं। मैंने एक अहम सवाल का जवाब मालूम करने के लिए फ़ोन किया है। क्या ये ज़रूरी है कि हम दोनों की मौत एक ही वक्त में हो? कोई ज़रूरी नहीं है। दरअसल ये एक दूसरे से मगलूब होने वाली बात है। तुम जिस कदर उससे मगलूब होते रहोगे वो इससे भी ज़्यादा असरअंदाज होता रहेगा। मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूँ कि नेकी बदी की जंग में जो लोग शैतान से मगलूब हो जाते हैं वो जीते जी इखलाकी मौत मर जाते हैं। अगर तुम उस पर गालिब आने की कोशिश करते रहोगे तो उसकी ज़िंदगी या मौत का असर तुम पर नहीं पड़ेगा। लेकिन कैसे डॉक्टर? उसे ज़रा भी चोट लगती है तो मुझे तकलीफ़ होती है, और जब हमेशा के लिए उसके दिल की धड़कनें बंद होंगी तो क्या मेरे दिल पर उसका असर नहीं पड़ेगा? नहीं। तुम्हें याद है 1 बरस पहले वो एक हादसे में बेहोश हो गया था। तुमने उस हादसे में पेश आने वाली तकलीफ को महसूस किया, लेकिन उस तरह बेहोश नहीं हुए। तुम्हारे अंदर सिर्फ घबराहट तारी थी, क्योंकि हमजाद की बेहोशी के बायस आरसी तौर पर जज्बाती लगाव ख़त्म हो गया था। इसका मतलब यह है कि हमारे दरमियान सिर्फ जज्बाती लगाव है। हाँ, जब वो बेहोश पड़ा था तब भी तुम्हारे दिल की धड़कनें एतदाल पर थीं। सिर्फ उसकी कमी तुम महसूस कर रहे थे और अपनी क़ुव्वत इरादे के बायस होश व हवास में थे। यानी मैं उसकी मौत से मुतासिर हो सकता हूँ, मर नहीं सकता। हाँ, यही बात है। तुम उस पर गालिब रहने की कोशिश करते रहो, फिर जीत तुम्हारी ही होगी। हौसला रखो बेटे। विश यू गुड लक। आजिम रिसीवर रख कर सोचने लगा। वो कहाँ होगा? क्या कर रहा होगा? मेरे अंदर बिल्कुल सन्नाटा है। उसकी तरफ से कोई तहरीक, कोई छेड़छाड़ नहीं है। सोचने के दौरान दिमाग ने समझाया कि उसे हमजाद के मुताल्लिक ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, इसीलिए तो वो गालिब आ जाता है। अगर उसे नज़रअंदाज किया जाए और उसकी जानिब से पेश आने वाले जज्बात को धुतकारा जाए तो रफ्ता रफ्ता खातिर खाक कामयाबी होगी। तब उसे शाहीना का ख्याल आया। उसने घड़ी देखी, 1 बज रहा था। वो दफ्तर में उसका इंतज़ार कर रही होगी और वो अपनी परेशानियों के बोझ तले सोफे में धंसा बैठा था। उसने अपनी जगह से उठकर टूटे हुए आईने में अपना हुलिया दुरुस्त किया। मुलाजिम को बुलाकर हुक्म दिया कि आईना बदल दिया जाए। फिर वो अपनी शानदार कोठी के पोश में आकर कार में बैठ गया। शाहीना अपनी ड्यूटी के मुताबिक वक्त पर आ गई थी और आजिम का इंतज़ार कर रही थी। वो नहीं जानती थी कि दफ्तर में कौन सा काम उसे करना है, इसलिए वो चुपचाप एक कुर्सी पर बैठी हुई थी। वैसे भी आजिम ने साफ तौर से कह दिया था कि उसे ऑफिस सेक्रेटरी की नहीं, एक नर्स की ज़रूरत है। नर्स दुख दर्द की साथी होती है, यानी वो उसे दुख दर्द का साथी बनाना चाहता था। बात बड़ी गहरी थी और वो गहराई तक समझ गई थी। 1:30 पर वो अपने दफ्तर में दाखिल हुआ। शाहीना उसे देखते ही ताज़ीम के लिए खड़ी हो गई। आजिम ने थके हुए अंदाज में अपनी रिवॉल्विंग चेयर पर बैठते हुए कहा, तुम मुलाजमा नहीं हो, बैठ जाओ। एक नर्स की हैसियत से पूछो कि मरीज पर क्या गुजर रही है। वो बैठती हुई कहने लगी, अभी तो आप मरीज नजर नहीं आ रहे हैं। तुमने वो शेर तो सुना होगा, उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक। वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। शाहीना ने गर्दन झुका ली। आजिम ने कहा, आज मेरे हमजाद ने मुझे ज़्यादा परेशान किया है। मैं समझता हूँ वो किसी जुर्म का मुर्तकिब हो चुका है और मैं भी बिलवास्ता उस जुर्म का शरीक बन गया हूँ। कैसे? शाहीना ने हैरानी से पूछा। फिर वो सारी रुदात सुनाने लगा। शाहीना हैरानी से और दिलचस्पी से सुन रही थी। रुदात के इख्तिताम पर उसने हमदर्दी से कहा, आपके साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, अल्लाह करे कि वो फना हो जाए। आजिम ने कहा, खुदा का शुक्र है, आज पहली बार मेरे हक में दुआ करने वाली हस्ती मिली है। यकीन करो अब मैं खुद को तन्हा नहीं समझ रहा हूँ। वो सर झुका कर बोली, आप तन्हा क्यों रहते हैं? अपना घर क्यों नहीं बसा लेते?
यही सवाल मैं तुमसे करूंगा। तुमने किसी जीवन साथी का इंतखाब क्यों नहीं किया? मैं बहुत सोच समझ कर कदम उठाऊंगी। बस तो फिर ठीक है, आज ही से मुझे समझना शुरू कर दो। जब भी मैं तुम्हारे म्यार पर पूरा उतरूंगा, बारात लेकर आ जाऊंगा। वो कुर्सी पर घूम कर बैठ गई। शर्म आ रही थी और खुद को छुपाने की कोई जगह न थी, इसलिए घूमकर अपना मुंह छुपा लिया था। आजिम उसके शर्माने की अदाओं से महसूस होता रहा। एक वो वक्त था कि वो किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता था, और अब वो बेख्तियार दिल के हाथों मजबूर होकर उसे देखे जा रहा था। ऐसे रूमानी माहौल में बड़ी खूबसूरती से वक्त गुजरने लगा। इब्तिदा में सभी लड़कियां शर्माती हैं, फिर बातें करते करते कुछ मानूस होती चली जाती हैं। जब ज़रा बेतकल्लुफ़ी बढ़ी तो आजिम ने कहा, शाम हो चुकी है, अगर आज किसी होटल में तुम मेरे साथ रात का खाना खाओ तो मुझे खुशी होगी। मैं होटलों में नहीं जाती। क्या आप होटलों में खाया करते हैं? नहीं, घर में बावर्ची पकाता है। क्या तुम मेरे घर में खाना पसंद करोगी? एक शर्त पर, कि मैं किसी दिन खुद ही पकाऊंगी और आपको खिलाऊंगी। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि मुझे तुम्हारे हाथों का खाना मिलेगा। उसने फौरन ही रिसीवर उठाकर अपने घर फ़ोन किया और बावर्ची से कह दिया कि रात का खाना वो न पकाए। शाइना ने कहा, यह आपने क्या किया? मैंने आज खाना पकाने के लिए तो नहीं कहा था। उसने रिसीवर रख कर कहा, अब क्या हो सकता है, मैंने बावर्ची को मना कर दिया है। अगर तुम इनकार करोगी तो मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। आप बहुत तेज़ हैं। वो हंसने लगी। अच्छा, तो फिर मेरी तेज़ी के मुताबिक तेज़ी से चलो ताकि खाने का इंतज़ाम किया जाए। वो दोनों दफ्तर से बाहर आ गए। लिफ्ट के जरिए नीचे जाते वक्त अचानक आजिम को एहसास हुआ कि उसके अंदर कुछ गड़बड़ सी हो रही है। पहले वो उस गड़बड़ को ना समझ सका। कार में शाहीना के साथ बैठकर उसे स्टार्ट करते हुए बोला, शायद वो मुझे फिर परेशान करना चाहता है, हमें जल्द ही घर पहुंचना चाहिए। शाहीना ने कदरे परेशान होकर पूछा, क्या वो कार चलाते वक्त आपके लिए किसी हादसे का सबब बन सकता है? हाँ, ऐसा मुमकिन है, लेकिन तुम इत्मीनान रखो, मैं तुम्हारी खातिर उस शैतान से लड़ूंगा, अपने जज्बात को उस पर हावी करूंगा। अब उसे भी पता चलेगा कि मेरी क़ुव्वत इरादी किस कदर मजबूत है। वो पेश आने वाले हालात से निमटने के लिए बिल्कुल तैयार था। पूरी तरह मुस्तैद होकर होश व हवास से कार ड्राइव कर रहा था। कुछ फासला तय करने के बाद उसकी क़ुव्वत इरादी टकमकाने लगी। वो कमज़ोर नहीं था, लेकिन बाज़ औक़ात तकदीर ऐसे हमले करती है कि तदबीर करने वाले तवक्को भी नहीं कर सकते। और वो हमला था शराब नोशी का, यानी दूसरी तरफ उसका हमजाद कहीं बैठा शराब पी रहा था। ये शराब ऐसी चीज़ है कि पीने वालों के खून का दौरान बढ़ा देती है और फिर खोपड़ी को अपने कस से ऊपर उड़ाती है। आजिम कुछ हल्का हल्का सा सुरूर महसूस कर रहा था। उसने कार सड़क के किनारे रोक दी। स्टीयरिंग को छोड़कर दायां हाथ यूं उठाया जैसे जाम उठा रहा हो। फिर उसने पूरी क़ुव्वत इरादी से कहा, मैं नहीं पीऊंगा, मैं इस जाम को तोड़ दूंगा। ये कहते ही उसने हाथ को झटक दिया। फिर कार स्टार्ट करने लगा। शाहीना ने हैरानी से पूछा, यह आपको क्या हो गया है? उसने हंसते हुए फातिहाना अंदाज में कहा, अब मैं उसे परेशान कर रहा हूं, मैंने भी उसे मजबूर किया है। यकीनन उसने शराब से भरे हुए जाम को पटक दिया होगा। माय गॉड, वो शराब पी रहा है? वो परेशान होकर कहने लगी। क्या उसकी तरह आप भी बहकने लगेंगे? हाँ, होशमंदी के दौरान गालिब आने वाले जज्बों का मुकाबला किया जा सकता है, लेकिन वो कमबख्त मुझे मदहोश करना चाहता है ताकि मैं उसके जज्बात पर गालिब ना आ सकूं। नशे की हालत में क़ुव्वत मुदाफ़त जाती रहती है, लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैंने उसका जाम तोड़ दिया है। वो दूसरा जाम उठा सकता है, मैं उसे भी तोड़ दूंगा। आज उसे पीने नहीं दूंगा। वो होशमंदी से ड्राइव कर रहा था, लेकिन ये महसूस कर रहा था कि सुरूर कुछ बढ़ता ही जा रहा है। कोठी के पोश में पहुंचकर उसने कार रोक दी। शाहीना ने कार से बाहर आकर कोठी को तारीफी नज़रों से देखते हुए कहा, बहुत ही खूबसूरत कोठी है। आजिम कार से बाहर निकलकर अपने दोनों हाथ यूं झटक रहा था जैसे ख्याली जाम को फर्श पर पटक रहा हो। शाहीना झेंप कर आसपास देखने लगी कि कोई आजिम की इस हरकत को देख ना रहा हो, वरना उसे पागल समझेगा। उसने पूछा, क्या आपका हमजाद अभी तक पी रहा है? वो कार की दूसरी तरफ से घूमकर आने लगा। उसकी चाल में हल्की सी लग़्ज़िश पैदा हो गई थी। उसने कहा, हाँ, वो कमबख्त अभी तक पी रहा है, आओ अंदर चलें। शाहीना ताज्जुब से उसे देखने लगी। उसकी ज़बान शराबियों की तरह लड़खड़ा रही थी। आप किस तरह बोल रहे हैं? क्या आप होश में हैं? वो अपनी पेशानी को थाम कर बोला, मैं होश में हूँ, बस सर चकरा रहा है।
उसने आगे बढ़ते हुए शाहीना के शाने पर हाथ रखा। सहारा लाजमी था क्योंकि कदम डगमगा रहे थे। वो अंदर से कांपने लगी। यूं महसूस हुआ जैसे आजिम की गुर्बत एक नशा है जो जहन पर छा रहा है। वो कहने लगी, आप बेडरूम तक नहीं जा सकेंगे, मैं किसी मुलाजिम को बुलाऊं? हाँ, मुझको मुलाजिम ही सहारा दे सकते हैं। वो अलग होकर लड़खड़ाते हुए कदमों से बेडरूम की तरफ जाने लगा। शाहीना दौड़कर उसके बाजू को थाम कर बोली, आप तो नाराज हो गए। मुलाजिम को बुलाने का मतलब ये नहीं था कि मैं आपको इस परेशानी में छोड़कर चली जाऊंगी। नशा बढ़ रहा था, इसके बावजूद आसिम समझने की कोशिश कर रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि उसने हमजाद के कई जाम तोड़ने की कोशिश की है। हाँ, यूं भी तो हो सकता है कि वो अपने हाथों से ना पी रहा हो। कोई हसीन साथी उसे ऐसे वक्त पिला रही होगी जब वो अपने हाथ ना चटक रहा हो। यकीनन हमजाद अपने सामने किसी हसीन साथी को देख देख कर जज्बों की शराब छलका रहा है। तभी तो आसिम शाहीना की गुर्बत में बहकने लगा था। बेडरूम में दाखिल होते ही उसके अंदर एक जिद पैदा हुई कि वो दरवाज़ा अंदर से बंद कर ले और शाहीना को अपने बाजुओं में समेट ले। उसने बेख्तियार दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। वो घबरा कर बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? वो खुद ही दरवाज़ा खोलने के लिए पलटने लगी तो आजिम ने उसे अपने बाजुओं में भर लिया। हाय, वो अब तक कैसा खाली खाली सा था और अब शबाबी खजानों को समेट कर माला माल हो गया था। वो तिल मिलाने लगी। खुद को छुड़ाने की जिद्दोजहद करती हुई बोली, आपने मेरे एतमाद को धोखा दिया है। आपका कोई हमजाद नहीं है। शराबी बनकर मुझे धोखा दे रहे हैं। छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दें। वो बड़ी मुश्किल से आज़ाद हुई, लेकिन आसिम ने फिर उसे पकड़ लिया। इस छेड़छाड़ में दुपट्टा फर्श पर गिर पड़ा था। खुले गिरेबान से नज़ारे पुकार रहे थे। नशा चढ़कर बोल रहा था, वो भी गुस्से में बोल रही थी। आजिम ने उसके लबों पर चुप की मोहर लगा दी। दोनों की सांसें गुडमुड होने लगी। बौखलाहट में उसे चुप लग गई थी। बेशक वो आजिम को पसंद करने लगी थी, लेकिन ये ज़बरदस्ती का सौदा पसंद ना था, इसलिए वो फिर झुंझला गई। उसे अपने नाजुक हाथों से मारने लगी। आजिम ने उसे आज़ाद छोड़ते हुए कहा, खुदा की कसम मुझे हमजाद गुमराह कर रहा है। मैं होश में भी हूं और मगलूब भी हूं। तुम अकल से काम लो, मुझे मार डालो और अपनी इज्जत बचाकर यहां से निकल जाओ। ये कहते ही उसने पलटकर शाहीना के लिए दरवाज़ा खोलना चाहा, लेकिन शैतानी ख्वाहिशात ने फिर ज़बरदस्त यलगार की। वो लड़खड़ा कर दरवाजे से टिक गया, उसे खोल ना सका। शाहीना उसे खोलने के लिए लपकी तो आजिम ने फिर उसे अपनी तरफ खींच लिया। आग और बारूद का टकराव फिर शुरू हो गया। वो बैक वक्त इंसान भी था और शैतान भी। अपने हमजाद से ज़रा सी ढील पाते ही शाहीना को अपने दाम से बचाने की सच्ची कोशिश करता था। खुद ही ढील देता था कि वो निकल भागे। एक बार वो उसकी गिरफ्त से निकलकर कमरे के वस्त में चली गई। आजिम ने खुद पर काबू करने की कोशिश करते हुए कहा, वार्डरोब का दूसरा दरवाज़ा खोलो और चाकू निकाल लो, वरना तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकोगी। वो फिर उसकी तरफ लपका। शाहीना कतरा कर वार्डरोब के पास पहुंच गई। उस वक्त तक वो आजिम की शैतानियत के पीछे छुपी हुई शराफत पर गौर नहीं कर सकी थी। उसे सिर्फ अपनी हिफाजत की फिक्र थी, इसलिए एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर उसने चाकू निकाल लिया। फिर उसे खोलकर कहने लगी, खबरदार, अब मेरे करीब आओगे तो जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। आजिम दौड़ता हुआ उससे पहले वहां पहुंच गया। फिर दोनों हाथ फैलाकर रास्ता रोकते हुए बोला, नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तुम्हारा हुस्न, तुम्हारी जवानी सभी मेरे लिए हैं। चाहे मुझे मार डालो, लेकिन मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। वो चाकू के दस्ते को मजबूती से पकड़कर उसकी जानिब बढ़ती हुई बोली, हट जाओ मेरे रास्ते से। तुम इंसान नहीं, शैतान हो। खुदा की कसम, मैं इंसान हूं। ऐसा कौन सा इंसान है जो कभी कभी शैतान नहीं बन जाता? ये बात सुनकर वो ठिठक गई। तब उसे याद आया कि आजिम उसके बचाव के लिए खुद ही दरवाज़ा खोलना चाहता था, मगर ना खोल सका, और वो चाकू भी आजिम की मेहरबानी से उसके हाथ में आया है। इन बातों ने उसे उलझा दिया। उसके सामने जो शख्स खड़ा था वो अजीब व गरीब था। उसके जज्बात शैतानी थे, लेकिन दिमाग इंसानी था। नेकी और बदी के दरमियान एक इंसान को पहचानना शर्त है कि वो कितनी दयानतदारी से नेकी की खातिर जंग करता जा रहा है। शाहीना चाकू की नोक को निशाने पर रखते हुए करीब पहुंच गई। क्या वो एक इंसान को पहचान कर भी उसका लहू उछाल सकती थी? नहीं, कभी नहीं। वहां से बचकर निकल जाने के लिए उसे जख्मी भी नहीं कर सकती थी। एक नर्स चाकू से नहीं, मरहम से काम लेती है। उसके हाथ से चाकू छूट गया। वो एकदम से आगे बढ़कर उससे लिपट गई। नहीं, मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचा, सकती आपको छोड़कर नहीं जा सकती। उफ, मैं क्या करूं? वो रोने लगी।
आजिम ने उसे अपनी पनाह में ले लिया, फिर उसके फूल से चेहरे पर बहती हुई आंसुओं की शबनम को अपने सफ़ाक होंठों से पोंछने लगा। अक्सर ऐसा होता है कि उसका हमजाद वहां किसी हसीना की रफाकत में बहकता था। यहाँ तन्हाई में आजिम के जज्बात बहकने लगते थे। अब वो तन्हा नहीं था, जज्बों में बह जाने के लिए शाहीना की रफाकत मिल गई थी। जब वक्त गुजर जाता है और तरिया उतर जाता है, तब गलती का एहसास होता है। शाहीना को गलती का एहसास हुआ कि उसने जज्बाती अंदाज में आजिम को सहारा दिया था और खुद उसकी आगोश की गहराई में गिर पड़ी थी। वो बिस्तर पर करवट बदलकर अपना मुंह छुपाते हुए रोने लगी। आजिम ने पूछा, अब क्या हुआ? वो रोती हुई कहने लगी, जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। मैं खुद अपनी नज़रों में गिर गई हूं। शानू, मुझे शर्मिंदा ना करो। तकदीर मुझसे मजाक कर रही है, लेकिन मैंने तुमसे मजाक नहीं किया है। मैं तुम्हें शरीक हयात बनाऊंगा। अगर नहीं बनाओगे तब भी मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ लूंगी। आजिम ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, ऐसी बेएतमादी अच्छी नहीं होती। कल सुबह हम कोर्ट मैरिज के लिए दरख्वास्त दाखिल करेंगे। इंशाअल्लाह 2-4 रोज में तुम मेरी दुल्हन बन जाओगी। उसने आजिम के सीने में मुंह छुपा लिया। थोड़ी देर तक खामोश रही। दोनों एक दूसरे को एक दूसरे के बदन से महसूस करते रहे। फिर वो कहने लगी, सच सच बताओ, क्या तुमने शराबी बनकर मुझे बेवकूफ़ नहीं बनाया है? नहीं शानो, यकीन करो, मेरा हमजाद बेतहाशा पी रहा था। तो फिर तुम्हारा नशा इतनी जल्दी कैसे उतर गया? जल्दी तो नहीं, 2 घंटे गुजर चुके हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मेरा हमजाद कोई खट्टी चीज़ इस्तेमाल करता है, जिसके असर से नशा जाता रहता है। अच्छा, अब बात में बातें होंगी। मुझे भूख लग रही है। मैं 1 घंटे के अंदर कोई हल्की सी डिश तैयार करके ले आऊंगी। तुम मुंह उधर करो। क्यों? बस जो कह दिया, उधर मुंह करो। उसने करवट बदलकर दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। अब उसकी आंखें उसे नहीं देख सकती थीं, लेकिन कान रेशमी लिबास की सरसराहट सुन रहे थे। वो बार बार ताकीद कर रही थी कि उसकी तरफ न देखना। ऐसे वक्त औरत भूल जाती है कि मर्द तसव्वुर की आंख से भी देखता रहता है। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। उसने सर उठाकर देखा तो वो बेडरूम से जा चुकी थी। वो एक ठंडी सांस भरते हुए बोला, मेरे हमजाद ने मुझे नशे में बहकाकर पहली बार मुझ पर एहसान किया है, वरना मुझ जैसा अनाड़ी न जाने कितना अरसा गुजार देता और शाहीना का सिर्फ हाथ पकड़ने के ख्याल ही से डरता रहता। वाह रे मेरे हमजाद। कहते हैं कि शैतान का नाम लो तो वो फौरन हाजिर हो जाता है। उसी वक्त फ़ोन की घंटी बजने लगी। वो बिस्तर से उठकर फ़ोन के पास आ गया, फिर रिसीवर उठाकर सोफे पर बैठ गया। ट्रंक कॉल की लाइन पर उसका हमजाद कह रहा था, हेलो आजिम, मैं आ रहा हूँ। आजिम ने घबरा कर पूछा, कहाँ आ रहे हो? तुम्हारे पास। तुम्हारे जज्बात बता रहे हैं कि वो हसीना मुसलसल तुम्हारे साथ है। मैं उस हीरे की कनी को देखना चाहता हूँ। अगर पसंद आ गई तो मैं ले जाऊंगा। बकवास मत करो, मैं तुम्हारा सर तोड़ दूंगा। तुम्हें भी तो तकलीफ पहुंचेगी, गुस्सा ना करो। मैं कल सुबह तक वहां पहुंच जाऊंगा। मैं तुम्हें वार्निंग देता हूं, इधर का रुख ना करो। देखो, हम हर मामले में शरीक हैं, लेकिन शाहीना मेरी बीवी, मेरी इज्जत बनने वाली है। अच्छा, तो उसका नाम शाहीना है। चलो ऐसा करते हैं, वो हम में से जिसकी मिल्कियत बनेगी, दूसरा उसका एहतराम करेगा। मैं तुमसे बातें करना भी अपनी तौहीन समझता हूं। ये कहकर उसने रिसीवर रख दिया। इतने में शाहीना वहां आ गई थी। उसने पूछा, किसका फोन था? वो नागवारी से कहने लगा, उसी शैतान का। ओह अच्छा, क्या तुमने उससे सुबह वाली बात पूछी थी? आजिम गुस्से की हालत में यह पूछना भूल गया था कि उसके हमजाद से सुबह कौन सा जुर्म सरजद हुआ था। उसने शाहीना से कहा, उससे कुछ पूछना फजूल होता है। वो टेलीफोन पर कभी किसी जुर्म का एतराफ़ नहीं करता। हाँ, वो बड़ा शातिर है। शाहीना ने एक सोफे पर बैठते हुए कहा, बावर्ची ने मुझे पकाने नहीं दिया। कहने लगा, बीबी जी आप साहिब से बातें करें, मैं अभी खाना तैयार करता हूँ। आजिम अपनी पेशानी को सहलाते हुए सोच रहा था कि अपनी महबूबा को किस तरह हमजाद से दूर रखे। क्या वो सचमुच शाहीना को मुझसे छीन कर ले जाएगा? उसने परेशान होकर सवाल किया, शानो, तुमने कहा था कि किसी को अपना जीवन साथी बनाने के लिए सोच समझ कर कदम उठाओगी। वो सर झुकाकर जेरे लब मुस्कुराती हुई बोली, तुमने मुझे सोचने समझने का मौका ही नहीं दिया। अगर कोई मुझसे बेहतर साथी मिल जाए तो क्या तुम मुझे? शाहीना ने बात काट कर कहा, ऐसी बातें ना करो। औरत एक ही बार फैसला करती है, फिर मरते दम तक उस फैसले पर कायम रहती है। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो?
हमजाद की शरारतें मुझे ऐसा सोचने पर मजबूर कर रही हैं। मेरी समझ में नहीं आता आखिर ये कमबख्त है कौन। वो मेरा भाई है। भाई? शाहीना ने हैरानी से पूछा। तुम तो कह रहे थे कि वो कोई हमजाद है। जो साथ पैदा होता है उसे हमजाद कहते हैं। किसी पीछा करने वाले साय या आसेब को भी हमजाद कहा जाता है, लेकिन वो मेरा भाई है। हम एक ही वक्त एक साथ पैदा हुए थे। तुमने पहले ये बात क्यों ना बताई? बात उसकी अच्छी लगती है जिसके जिक्र से खुशी हो। मुझे उसका नाम लेते हुए भी कोफ्त होती है। ये बात मेरी समझ में नहीं आती कि वो मीलों दूर रहकर तुम्हें किस तरह परेशान करता है। ये समझने के लिए हमारे पैदाइशी हालात को समझना होगा। हमारी पैदाइश से पहले हमारे वालिदैन के दरमियान शदीद इख्तलाफात पैदा हो गए थे। मेरे अब्बू बड़े ही सख्त मिजाज के आदमी थे। घर से बाहर अय्याशी में दौलत लुटाया करते थे। अम्मी उनके रास्ते की दीवार बन जाती थीं। पहले तो अब्बू ने तलाक देने की धमकियां दीं, मगर जब वो बराबर उन्हें रंगरलियों से रोकती रहीं तो उन्होंने सचमुच तलाक दे दी। ये कहकर वो एक सिगरेट सुलगाने लगा। दिया सलाई की रोशन तीली के उस पार शाहीना का रोशन चेहरा बड़ा ही पुरकशिश लग रहा था। जी चाहता था कि उस मुखड़े की आग को दोनों हथेलियों में समेटकर चूम लिया जाए, लेकिन आजिम ने जल्दी से नजरें झुका ली। वो जानता था कि खुद जज्बाती अंदाज में सोचेगा तो दूसरी तरफ उसके हमजाद के जज्बात भड़कते रहेंगे। उसने एक कश लगा के धुआं छोड़ने के बाद कहा, जिस रोज हम पैदा हुए उसके दूसरे दिन अब्बू ने तलाक दे दी। कानूनी तौर पर वो बेटों के हकदार थे, लेकिन हम दोनों भाइयों की हालत बड़ी नाजुक थी। मैं दाएं शाने की तरफ से अपने भाई आसिम से जुड़ा हुआ था। जब ऑपरेशन के जरिए अलग किया गया तो हमारे बचने की उम्मीद नहीं थी। पता नहीं डॉक्टरों ने किस तरह हमें ये नई जिंदगी दी। तुम्हें ये जिंदगी मेरे प्यार के लिए मिली है, वो बड़े प्यार से देखते हुए बोली। हाँ शानो, मैं तुम्हारे लिए ही जिंदा हूं। मैंने मोहब्बत को पहले माँ की गोद में समझा। वो बहुत ही नर्म मिजाज खातून थीं। अब्बू मुझे छीन कर ले जाना चाहते थे। कानून यह है कि 5 साल के बाद बाप के हवाले किए जाते हैं। अब्बू 1 हफ्ते बाद ही हमें ले जाना चाहते थे। पंचायत में फैसला हुआ कि खुदा ने 2 बेटे दिए हैं, तो मेरे वालिद का फर्ज है कि मेरी वालदा से हमदर्दी करते हुए एक बच्चा उनके पास छोड़ दें। अब्बू ने कहा, अगर आज ही मुझे एक बेटे को ले जाने की इजाज़त दे दी जाए तो मैं दूसरे को छोड़ दूंगा, वरना 5 साल के बाद दोनों को ले जाऊंगा। अम्मी ने कम से कम एक ही बेटे को कलेजे से लगाए रखने के लिए वो फैसला मंजूर कर लिया। इस तरह अब्बू मेरे भाई आसिम को लेकर चले गए और मैं अम्मी के साए में परवरिश पाने लगा। शानो, जब मैं आसिम के साथ पैदा हुआ और जब हमारे जिस्म जुड़े हुए थे, तब हमारे दिल की धड़कनें एक थीं। एक ही लहू एक ही वक्त और एक ही रफ्तार से हमारी रगों में दौड़ता हुआ दिमागों की शरियानों तक पहुंचता था। इसलिए हमारी दिमागी हालत भी एक ही जैसी रही। यानी वो भूख से रोता तो मैं भी रोने लगता। मैं अम्मी का दूध पीकर शिकम शेर हो जाता तो दूसरी तरफ आसिम भी आसूदगी से चुप हो जाता था। शाहीना ने पूछा, आसिम तो दूर चला गया था, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि बचपन में तुम दोनों पर क्या गुजर रही थी? अम्मी ने मुझे बताया था। अब्बू की कोठी 1 फरलांग के फासले पर थी। उन्होंने आसिम की परवरिश के लिए एक नौजवान गवर्नेंस रखी थी। वो गवर्नेंस उनकी दाश्ता बनकर भी रहती थी। वो अक्सर फ़ोन पर अम्मी से कहती थी, आसिम भूख से रो रहा है, दूध अभी चूल्हे पर है, आप आसिम को दूध पिलाएं ताकि आसिम का रोना बंद हो जाए। होता यही था। उस वक्त मैं भी आसिम की तरह रोता रहता था। जब अम्मी दूध पिलाती तो मैं चुप हो जाता। दूसरी तरफ गवर्नेंस फ़ोन पर शुक्रिया अदा करती कि आसिम चुप हो गया है। जब अब्बू को ये बातें मालूम हुई तो वो फ़ोन पर अम्मी को धमकी देते थे कि अपने बच्चे को वक्त पर खिलाया पिलाया करो। अगर उनके बेटे आसिम को तकलीफ होगी तो वो अम्मी के बेटे यानी मुझको छीन कर ले जाएंगे। अम्मी मुझसे जुदाई का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती थीं, इसलिए हर वक्त मुझे आराम से रखने की फिक्र में रहती थीं ताकि आसिम को भी आराम और सुकून हासिल होता रहे। जब मैं बोलने के काबिल हुआ तो अम्मी मुझे पढ़ाने लिखाने और अच्छी बातें सिखाने लगीं। दूसरी तरफ आसिम की तरबियत का माकूल इंतज़ाम ना था। गवर्नेंस एक मुलाजमा बन सकती है या दाश्ता बन सकती है, लेकिन एक अच्छी माँ नहीं बन सकती। नतीजा ये हुआ कि मुझे माँ के मिजाज की नरमी, मोहब्बत और हमदर्दी का जज्बा मिला और आसिम बाप की सख्त मिजाजी और खुद गरजी सीखता गया। एक बार मैं स्कूल के गार्डन में एक साथी के साथ खेल रहा था कि अचानक मेरे अंदर ये ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं अपने साथी को पकड़कर मारूं। मेरे अंदर कभी कभी ऐसी जिद पैदा हो जाती थी और मेरी अम्मी मुझे समझाती थीं, आसिम जिद कर रहा है बेटे, अगर तुम माँ की बात मानकर जिद से बाज आ जाओ तो आसिम भी रफ्ता रफ्ता जिद करना भूल जाएगा। मैं अम्मी को बहुत चाहता था
उनकी बात मानकर सोचता था कि फलां चीज़ के लिए जिद ना करूं। मैं अक्सर ऐसी मुस्बत कोशिशों में कामयाब हो जाता था। कभी अचानक ही मेरे अंदर जिद का हिजान ख़त्म हो जाता था। तब अम्मी कहती, शायद आसिम की जिद पूरी कर दी गई है। बहरहाल मैं ये कह रहा था कि एक दिन स्कूल के गार्डन में मेरी शदीद ख्वाहिश हुई कि मैं अपने साथी की खूब पिटाई करूं। इन हालात के लिए अम्मी ने मुझे सिखाया था कि जब मुझसे बर्दाश्त ना हो तो मैं पत्थर या लकड़ी वगैरह को उठाकर दीवार पर जोर से मार दिया करूं। इस तरह ख्वाहिश की तकमील हो जाएगी और अंदर से उठने वाला तूफान ख़त्म हो जाएगा। मैंने यही किया। एक बड़ा सा पत्थर उठाया। मेरा मासूम साथी मेरे दुश्मन जज्बों को नहीं समझ पा रहा था। उसने भी पत्थर उठा लिया। मैंने अपना पत्थर दीवार पर मारा तो उसने भी जवाबन ऐसा ही किया। फिर हम दोनों हंसने लगे। जो खेल खतरनाक बन सकता था वो सिर्फ खेल ही बनकर रह गया। शाम को मैं स्कूल से घर लौटा तो अम्मी रो रही थीं। पता चला कि अब्बू आए थे। उन्होंने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि मैं लड़ने झगड़ने वाला लड़का हूं। मेरी वजह से आसिम ने एक लड़के को पत्थर से जख्मी कर दिया है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात थी। आसिम की बदमिजाजी के बाइस मेरे अंदर एक गलत तहरीक पैदा हुई थी, जिसका रुख मैंने खेल की तरफ मोड़ दिया था। मैंने अम्मी के आंसू पोंछकर यकीन दिलाया कि मैंने किसी से झगड़ा नहीं किया है। उन्हें अपनी गोद और अपनी परवरिश पर एतमाद था। उन्होंने एक हफ्ते बाद ही वो शहर छोड़ दिया और मुझे लेकर इस शहर में आ गईं। वो जो कहते हैं कि वक्त और फासला खून के रिश्तों को मिटा नहीं सकते, तो ये कहावत दुरुस्त है। अब्बू ने अम्मी को तलाक देकर और अम्मी ने 2 शहरों के दरमियान तवील फासला कायम करके रिश्तों को तोड़ दिया था, लेकिन वो दोनों लहू की जंजीर न काट सके। मैं और आसिम एक थे। जब एक का लहू उछलता तो वो लहू दूसरे के दिमाग तक पहुंचकर जरूर हलचल मचाता था। अम्मी परेशान होकर मुझे बड़े बड़े डॉक्टरों के पास ले जाती थीं। ये एक ऐसा अजीब व गरीब केस है कि मुतल्लिका डॉक्टर दिलचस्पी लेते थे और मुझसे तरह तरह के सवालात करते थे। सभी की मुश्तरका राय ये थी कि मैं आम हालात में नॉर्मल रहता हूँ, लेकिन जब कोई जोश या जज्बा आसिम के अंदर पैदा होता है और एक हिजानी कैफियत उस पर तारी होती है तो मैं उसकी जद में आ जाता हूँ। ये बात बड़ी तशवीशनाक थी। अगर आसिम नफरत की शिद्दत से किसी पर थूकेगा तो वही अमल मुझसे भी सरजद होगा और मेरे सामने वाला उस थूक का निशाना बनेगा। चूंकि अम्मी ने बचपन ही से मुझ में क़ुव्वत बर्दाश्त को मुस्तहकम किया था, इसलिए मुझ पर जुनूनी कैफियत तारी नहीं होती थी। लेकिन हम पेश आने वाले नामालूम हालात को नहीं समझते कि उन मखसूस हालात में हमारी क़ुव्वत बर्दाश्त कहाँ तक काम आएगी। मसलन जवान होकर जब आसिम ने पहली बार शराब पी तो मेरे खून की गर्दिश कदरे तेज हो गई। मेरी तबीयत बिगड़ने लगी, सर चकराने लगा और मैं लड़खड़ाता हुआ घर के दरवाजे पर आया तो अम्मी ने पूछा, क्या बात है बेटे, क्या तबीयत ठीक नहीं है? मैंने उन्हें खुमार आलूद आंखों से देखते हुए जवाब दिया तो वो दौड़ी हुई मेरे पास आईं। फिर मेरा गिरेबान पकड़कर गुस्से से पूछा, तुम शराबियों की तरह बोल रहे हो? क्या आज तुमने अपने बाप की आदत अपना ली है? मेरे करीब आकर उनका गुस्सा सर्द पड़ गया, क्योंकि मेरे मुंह से शराब की बू नहीं आ रही थी और मैं बेहद परेशान नजर आ रहा था। ये बात समझ में आ गई कि आसिम अपने बाप की राह पर चल निकला है। ऐसे हाल में मेरी क़ुव्वत बर्दाश्त बराए नाम ही रह जाती थी। ये तो कुछ भी नहीं है। इंसान कोशिश करे तो रफ्ता रफ्ता नशे की हालत में भी होशमंद रहना सीख लेता है। मेरे लिए तो वो वक्त बड़ा ही सब्र आजमा होता है जब आसिम किसी औरत में दिलचस्पी लेता है और मेरे जज्बात आप ही आप भड़कने लगते हैं। मैं खुश रंग फूलों को देखकर दिल बहलाना चाहता हूँ, लेकिन जहन किसी हसीना की तरफ माइल होता है और ये बड़ी बुरी बात है। एक भाई की फितरत मुझे शराबी और अय्याश बनाना चाहती है। अम्मी ने मेरी परेशानियों का ख्याल करते हुए फैसला किया कि वो मेरी शादी कर देंगी। घर में बहू आएगी तो मेरा इस्तराब ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इससे पहले कि वो मुझे किसी हसीना से मंसूब करती, मौत उन्हें बुला कर ले गई। अम्मी की जुदाई का सदमा मेरे दिलो दिमाग में बहुत अरसे तक रहा। ऐसे ही वक्त मुझे तुम्हारी मोहब्बत ने सहारा दे दिया। जब मेरा दिल तुम्हारे प्यार से धड़कने लगा तो उस कमबख्त के दिल की धड़कनों ने उसे बता दिया कि मैं तुम में दिलचस्पी ले रहा हूं। शाइना ने पूछा, आसिम को कैसे पता चल गया कि तुम मुझसे मोहब्बत कर रहे हो? वो ख़ास तौर पर तुम्हारे मुताल्लिक कुछ नहीं जानता है। जैसा कि तुम जानती हो, उसने दूसरे शहर से ट्रंक कॉल पर मुझसे गुफ्तगू की थी। मुझे बताया था कि उसका दिल बेवक्त धड़कने लगता था और किसी से मोहब्बत करने की आरज़ू पैदा हो रही थी। मैंने उसे समझाया कि किसी एक से मोहब्बत की आरज़ू करनी चाहिए, लेकिन वो शैतान बन चुका है। बुरी नीयत से तुम्हारे मुताल्लिक बातें करता है, दावा करता है कि तुम्हें मुझसे छीन लेगा।
शाहीना जल्दी से उठकर खड़ी हो गई, फिर नागवारी से बोली, क्या वो खुद को गुलफाम समझता है? मैं उस पर थूकना भी पसंद नहीं करती। आजिम सिगरेट को एस्ट्रे में बुझाकर उसके पास आ गया, फिर उसके शाने पर हाथ रखकर बोला, तुम मेरी जिंदगी, मेरी जान हो, मैं तुम पर उसका साया भी ना पड़ने दूंगा। आजिम, जिस तरह वो तुम्हें भटकाता और परेशान करता है, क्या तुम इसी तरह उसे परेशान नहीं कर सकते, जबकि तुम मेरी मौजूदगी में एक बार ऐसी कोशिश कर चुके हो? शानो, जिन जज्बात और ख्वाहिशात में शैतानियत होती है वो इंसान को फौरन ही मुतासिर करते हैं और भटकाते हैं। मैं मजबूर हूं कि अम्मी ने मुझ में ऐसे जज्बात को मुस्तहकम किया है जो दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते। डॉक्टरों ने भी यही समझाया है कि मैं सेहतमंद जज्बों को उभारता रहूंगा तो शैतान को शिकस्त होती रहेगी। शाहीना ने पूछा, जब तुम लोगों का दिल और दिमाग एक जैसा है तो सूरत भी एक जैसी होगी? हाँ, वो मेरा हम शक्ल है। ओह खुदाया, अगर उसने आजिम बनकर मुझे धोखा दिया तो क्या होगा? तुम कोशिश करो कि वो कभी यहां ना आने पाए। वो बड़ी मायूसी से बोला, यही तो परेशानी की बात है, वो कल सुबह यहां पहुंच रहा है। नहीं, वो सहम कर आजिम के सीने से लग गई, मैं इस शहर में नहीं रहूंगी, हम अभी यहां से चले जाएंगे। वो शाहीना के दिल की धड़कनों को अपने सीने पर महसूस करता रहा। फिर उसने कहा, शैतान हर जगह पहुंच जाता है क्योंकि वो इंसान के अंदर ही होता है। जैसा कि तुम्हें मालूम हो चुका है, वो मेरे अंदर ही मौजूद रहता है, कहीं भी किसी वक्त भी मुझे परेशान कर सकता है। बेहतर है कि वो यहां आ जाए, मैं उससे दो टोक फैसला कर लूंगा। ओह आसिम, जब वो सामने आएगा तो मैं कैसे पहचानूंगी कि मेरा आसिम कौन है? वो उसके चेहरे की मुलायम पंखड़ी को छूता रहा और सोचता रहा। फिर उसने कहा, हम जब दोनों बैक वक्त मौजूद रहेंगे तो तुम मुझे पहचानने में दुश्वारी महसूस नहीं करोगी। अलबत्ता तन्हाई में याद रखना कि मैं तुम्हें शानू कहकर मुखातिब करता हूं, यह बात वो नहीं जानता है। हाँ, लेकिन और भी कोई कोड वर्ड होना चाहिए। वो सोचने लगा, फिर कहने लगा, अच्छा तुम्हें पहचानने में दुश्वारी हो तो कहना, मैं एक कली हूं और मैं जवाबन कहूंगा जो फूल बन चुकी है। शाहीना ने शर्मा कर उसके सीने में मुंह छुपा लिया, फिर आहिस्तगी से बोली, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तुम दोनों को एक बार एक साथ देख लूं, लेकिन वो मुझे न देखने पाए? शायद मैं तुम दोनों के दरमियान किसी वाज़ेह फ़र्क को समझ सकूं। हाँ ठीक है, कल सुबह मैं तुम्हारी खातिर उसे खुशामदीद कहने एयरपोर्ट जाऊंगा। हम यहां से साथ चलेंगे। एयरपोर्ट पर पहुंचकर तुम मुझसे अलग हो जाना और कहीं छुप कर उसे देख लेना। शाहीना ने आंखें बंद करके अपना सर उसके शाने पर टेक दिया। महबूब की गुर्बत में सुकून था, लेकिन दिल आने वाले खतरे के अंदेशे से धड़क रहा था। उसने वो रात आजिम के साथ ही गुजारी, क्योंकि वो रात गुजारने के आदाब से पहले ही गुजर चुकी थी और कुंवारे इनकार की अदाएं इकरार के ज़ेरे असर आ गई थीं। वो दोनों रात गए तक जागते रहे। जवानी में ऐसी रातें जागने के लिए ही आती हैं। आजिम समझ रहा था कि उसके भाई आसिम के लिए वो रात क़यामत की तरह गुजर रही होगी। एक के जज्बात दूसरे की नींद हराम कर रहे होंगे। बहरहाल सुबह एयरपोर्ट जाना था, लिहाजा थोड़ी सी नींद पूरी करने के लिए वो रात के 3 बजे सो गए। लेकिन ऐसी खरगोश की नींद सोए कि पीछे आने वाला कछुआ आगे निकल गया होगा। सुबह देर से आंख खुली। वो जल्दी जल्दी गुस्ल वगैरह से फारिग होकर नाश्ता किए बगैर कार में बैठकर एयरपोर्ट पहुंचे। शाहीना प्रोग्राम के मुताबिक उससे अलग हो गई, लेकिन देर हो चुकी थी। बहुत से मुसाफिर जा चुके थे। आसिम कहीं नजर न आया। आजिम ने इंक्वायरी काउंटर से मालूम किया, मुसाफिरों की फहरिस्त में आसिम का नाम मौजूद था, यानी वो वहां पहुंच गया था। आजिम उसे ढूंढता हुआ अपनी कार की जानिब वापस आया। उस वक्त तेज धूप हो गई थी, गर्मी लग रही थी। उसने अपनी जैकेट उतारकर कार की खिड़की के रास्ते पिछली सीट पर डाल दी, फिर शाहीना को बुलाने आगे बढ़ गया। शाहीना को एक सहेली मिल गई थी। वो सहेली से बातें करती हुई वीआईपी लाउंज की तरफ चली गई थी। फिर वो सहेली से रुखसत होकर वापस आने लगी तो आजिम को देखते ही ठिठक गई। उसकी सहमी हुई सोच ने कहा, ये आसिम आ रहा है। वो कतरा कर दूसरी जानिब जाने लगी। उसने आवाज़ दी, सुनो, कहाँ जा रही हो? वो पलट कर कहने लगी, कौन हो तुम? उसने करीब आकर कहा, अरे क्या हो गया है तुम्हें? मैं तुम्हारा आजिम हूं। तुम झूठ बोलते हो। आजिम मेरे साथ जैकेट पहनकर आया था। वो हंसते हुए बोला, बस इतनी सी बात? भाई मुझे गर्मी लग रही थी।
मैंने उतार कर कार में रख दी है, तुम कार तक चलकर तो देख लो। वहां आसपास काफी लोग थे, डरने की बात नहीं थी। वो उसके साथ चलती हुई कार तक आई, लेकिन कार की पिछली सीट पर जैकेट नहीं थी। वो एकदम से पीछे हटकर बोली, तुम मक्कार हो। वो मोहब्बत से बोला, शानो मैं तुम्हारा आसिम हूं। वो जरा नर्म पड़ गई, तुम मुझे शानो कह रहे हो? फिर जैकेट कहाँ है? शानो, ये आसिम की ही शरारत हो सकती है। मैं अभी जैकेट यहां रख कर गया था, वही उठाकर ले गया है। मक्कार कहीं का, मेरा लिबास पहनकर तुम्हें वो धोखा देना चाहता है। शाहीना को कुछ याद आ गया। उसने कहा, आसिम मैं एक कली हूं। उसने जवाब दिया, जो फूल बन चुकी है। उसने खुश होकर आजिम का हाथ थाम लिया। ओह, तुम कोटवर्ड जानते हो, तुम ही मेरे आजिम हो। आजिम ने उसके लिए अगली सीट का दरवाज़ा खोल दिया। वो मुस्कुराती हुई बैठ गई। वो दूसरी तरफ से घूमकर स्टीयरिंग सीट पर आ गया। वो दोनों बहुत खुश थे, मगर मुतमईन नहीं थे, क्योंकि गायब होने वाली जैकेट ने यह साबित कर दिया था कि आसिम वहां पहुंच गया है। कार स्टार्ट होकर आगे बढ़ गई। पार्किंग एरिया के सुतून के पीछे से जैकेट छलक रही थी। जब वो कार निकल गई तो एक माचिस की तीली रोशन हुई और चंद सातों के बाद बुझ गई। फिर सिगरेट का बहुत सारा धुआं फजा में फैल गया। उस धुएं की धुंध में वो सुतून के पीछे से नमूदार हुआ। उसने जैकेट पहनी हुई थी और वो 100% आजिम ही नजर आ रहा था। आजिम कार ड्राइव करने के दौरान गहरी सोच में डूबा हुआ था। शाहीना ने पूछा, क्या सोच रहे हो? हैं? वो चौंक कर बोला, हाँ, वो मैं ये सोच रहा हूं कि आसिम ने आते ही मक्कारी शुरू कर दी। शाहीना ने कहा, वो जैकेट मुझे अच्छा लगता था, तुम उसे पहनकर बहुत ही स्मार्ट लगते थे। कम वक्त ले गया, ले जाने दो, मगर उसकी मक्कारी को समझो कि तुम उसे छुप कर देखना चाहती थीं, न देख सकी। उसने यकीनन तुम्हें देख लिया होगा, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आया। हाँ, मैं भी बहुत तलाश करता रहा। अब वो छुपना ही चाहता है तो क्या किया जाए। हम एयरपोर्ट पर आंख मचोली तो नहीं खेल सकते थे, मगर अब खेलेंगे। वो कैसे? शहर से दूर सूना झील के पास मेरा कॉटेज है, अब तुम वहां रहोगी। आसिम उस कॉटेज के मुतालिक कुछ नहीं जानता है, वो उधर का रुख नहीं करेगा। मैं उससे छुपकर तुम्हारे पास आ जाया करूंगा। ऐसा कब तक होगा? बस कुछ दिनों की बात है। मैं अपने वकील के जरिए कोर्ट मैरिज के मामला तय करूंगा। अभी हम छुपकर साथ रहते हैं। शादी के बाद दुनिया वालों के सामने खुलकर दिन रात साथ रहेंगे तो आसिम को धोखा देने का मौका नहीं मिलेगा। उसने कार उस कोठी के सामने रोक दी जहां शाहीना पेइंग गेस्ट की हैसियत से रहती थी। वो अंदर गई, वहां का बिल अदा करने के बाद अपना सामान ले आई। फिर वो दोनों वहां से सूना झील के कॉटेज में पहुंच गए। शाहीना वहां तफरीह की गरज से पहले भी आ चुकी थी। वो इतनी खूबसूरत और पुरसुकून जगह थी कि वहां सारी जिंदगी गुजार देने को जी चाहता था। कॉटेज में दाखिल होकर आजिम ने कहा, आज से ये कॉटेज तुम्हारा है। शाहीना ने उसके सीने पर सर रख दिया। जब मर्द को अपना लिया जाए तो उसकी हर चीज अपनी हो जाती है। कोठी, कार, कॉटेज और बैंक बैलेंस पर अलग अलग कब्जा करने की जरूरत पेश नहीं आती। आजिम ने उसे चूम कर कहा, अब तुम यहां आराम करो, मैं पहले दफ्तर जाऊंगा, फिर अपनी कोठी से जरूरी सामान लेकर शाम तक वापस आ जाऊंगा। ओके। वो कॉटेज के बाहर उसे छोड़ने आई। झील के किनारे खुशरंग फूल खिले हुए थे। शहर से आने वाले लोग अपनी औरतों और बच्चों के साथ मुख्तलिफ दरख्तों के साए में पिकनिक मना रहे थे। रुमानी जोड़े भी हंसते बोलते नजर आ रहे थे। आजिम के जाने के बाद वो झील के किनारे टहलती रही। दोपहर को उसने कैंटीन से खाना मंगवाया। खाना बस यूं ही सा था। 2-4 लुक़्मे जहर मार करने के बाद वो दरवाजे को अंदर से बंद करके सो गई। पिछली रात की थकन ने उसे शाम तक सुलाए रखा। कार का हॉर्न सुनकर उसकी आंख खुल गई। शाम का अंधेरा फैल रहा था। वो बिस्तर से उठकर दरवाज़ा खोलती हुई बरामदे में आ गई। वो हाथ में अटैची केस उठाए उसके करीब से गुजरते हुए कमरे में दाखिल होकर बोला, मैं बहुत देर से हॉर्न बजा रहा था। शाहीना नींद के खुमार में थी। उसके पीछे कमरे में दाखिल होते ही अचानक उसके ख्वाबीदा ज़हन को झटका पहुंचा। जो उसके सामने था उसका लिबास बदला हुआ था और वो जैकेट पहने हुए था। वो तेजी से पलटकर दरवाजे पर पहुंच गई। कौन हो तुम? उसने हंसते हुए कहा, भाई मैं आसिम हूं, कमरे में आ जाओ। नहीं आऊंगी। क्या तुम मुझे नादान समझते हो कि इस जैकेट से तुम्हें पहचान नहीं सकूंगी? ओह, ये जैकेट। भाई मैं कोठी में गया तो मुलाजिम ने बताया कि वहां आसिम पहुंचा था। वो हमारे मुताल्लिक मुलाजिमों से पूछगछ करता रहा।
फिर नाश्ता करने के बाद वहां ये जैकेट छोड़कर चला गया। तुम झूठ बोल रहे हो, मैं इसी जैकेट से तुम्हारी मक्कारी समझ गई हूं। तुम खाक समझ रही हो। यहां आते वक्त तुमने रास्ते में कहा था कि ये जैकेट तुम्हें बहुत पसंद है। मैं इसे पहनकर स्मार्ट लगता हूं, इसलिए पहनकर चला आया। वो सोचने लगी, वाकई ये बातें कार में हुई थीं। आसिम ये बातें नहीं सुन सकता था। तब वो कहने लगी, मैं एक कली हूं जो फूल बन चुकी है, मेरी शानो आ जाओ। वो दरवाज़ा बंद करके आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई उसके पास आ गई। उसने बाजुओं में उसे समेट कर कहा, देखो मैं अपनी शानों को इस तरह चूमता हूं। वो उसे चूमने लगा। शाहीना पिघलने लगी। वो दोनों एक सोफे पर गिर पड़े। वो थके हुए अंदाज में कहने लगा, सारा दिन भाग दौड़ में गुजर गया। अब हम 1 हफ्ते तक इस कॉटेज से बाहर नहीं जाएंगे। 1 हफ्ता? वो ताज्जुब से बोली, तुमने तो कहा था कि कुछ दिनों की बात है। अपने वकील के जरिए कोर्ट मैरिज के मामलात। वो बोलते बोलते रुक गई। फिर कहने लगी, क्या तुम वकील से मिले थे? हाँ, सब ठीक हो गया है। वकील ने यकीन दिलाया है कि परसों तक हमारी शादी हो जाएगी। फिर तुम यहां 1 हफ्ते तक रहने की बात क्यों कर रहे थे? तुम तो जरा जरा सी बात पकड़ती हो। वो मैंने इसलिए कहा था कि शादी के बाद हम यहीं 1 हफ्ते तक हनीमून मनाएंगे। वो खुश होकर बोली, नहीं, हम मुल्क से बाहर जाएंगे। अच्छा, जो मिजाज यार में आए वही होगा। लेकिन मुझे भूख लग रही है। मालूम है सुबह से कुछ नहीं खाया पिया। मैंने कैंटीन से खाना मंगवाया था लेकिन खा नहीं सकी। फजूल सा पकाते हैं ये लोग। इसका मतलब यह है कि शहर के किसी अच्छे से होटल से खाना लाना होगा। कोई बात नहीं, कार मौजूद है। इधर जाऊंगा उधर आऊंगा। तो फिर जाओ, ज्यादा रात हो गई तो मुझे तन्हाई में डर लगेगा। वो शाहीना को अपनी तरफ खींचकर बोला, खाने से पहले तुम्हारी मिठास पुकार रही है। उसने मिठास को दोनों हाथों से समेट लिया। दौलत कोई सी हो, दोनों हाथों से समेटी जाती है और दोनों हाथों से लुटाई जाती है। आधे घंटे बाद वो शहर से खाना लाने के लिए जाने लगा। शाहीना उसे बाहर तक छोड़ने आई। वो कार में बैठने लगा तो उसने पूछा, तुमने दफ्तर और कोठी के तमाम लोगों को समझा दिया है ना कि आसिम को यहां का पता ना बताया जाए? हाँ, सबको समझा दिया है, तुम फिक्र ना करो। उसने कार स्टार्ट की। शाहीना को एक फाते की शान से देखते हुए एक हवाई बोसा दिया। फिर ड्राइव करता हुआ कॉटेज के अहाते से बाहर चला गया। जब तक कार नजर आती रही उसे देखती रही। फिर कैंटीन के मुलाजिम ने आवाज दी, बीबी जी, दोपहर के खाने का बिल बाकी है। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई अहाता के बाहर आई। फिर कहने लगी, सुबह नाश्ता लेकर आओगे तो बिल ले जाना। वो शर्माते हुए बोला, बीबी जी, 2 दिन से तो अपनी सुबह नहीं हो रही है, कल भी नहीं होगी। तुम्हारी इन बातों का मतलब क्या है? मतलब यह कि अपनी नई नई शादी हुई है जो उठने ही नहीं देती। पता ही नहीं चलता कि कब सुबह गुजर गई। शाहीना बेख्तियार हंसने लगी। वहां से पलटकर कॉटेज की तरफ जाती हुई सोचने लगी, इंशाअल्लाह परसों हमारी शादी हो जाएगी। फिर मैं भी आजिम की सुबह नहीं होने दूंगी। वो जेरे लब गुनगुनाती हुई कॉटेज में आ गई। दरवाजे को अंदर से बंद करने के बाद बेडरूम में पहुंची। गुस्ल करने का इरादा था, लिहाजा दूसरा लिबास निकालने के लिए वो अलमारी के पास गई तो अलमारी के पट पर लगे हुए आईने ने उसे चौंका दिया। वहां आसिम नजर आ रहा था। नहीं, वो आजिम नहीं हो सकता था। वो तो 15 मिनट पहले आंखों के सामने कार में बैठकर गया था। इतनी जल्दी वापस नहीं आ सकता। वो पलटकर चीखती हुई बोली, तुम आसिम हो? नहीं शानो, मैं तुम्हारा आसिम हूं। क्या तुम नहीं देख रही हो कि मैं यही पतलून और शर्ट पहनकर सुबह तुम्हारे साथ एयरपोर्ट पर गया था? जैकेट के मुतालिक तो तुम जानती ही हो कि उसे आसिम ले गया था। शाहीना का सर चकराने लगा। वो फटी फटी आंखों से उसे तकने लगी। वो कह रहा था, सुबह से मुझे लिबास बदलने की फुर्सत नहीं मिली। सुबह से मुझे लिबास बदलने की फुर्सत नहीं मिली। वकील ने कहा है कि शादी की दरख्वास्त के साथ लड़की की उम्र और उसके बालिग होने का सर्टिफिकेट ज़रूरी है। फिर दफ्तरी मसरूफियात ऐसी थीं कि मुझे यहाँ आने में देर हो गई। अभी 2 घंटे पहले दफ्तर से निकला तो पता चला कि बाहर मेरी कार नहीं है। शाहीना ने दोनों हाथों से अपने सर को थाम लिया। ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि अभी कार में बैठकर जाने वाला कौन था। उसने डूबती हुई आवाज में पूछा, अच्छा ये बताओ तुम मुझे किस तरह मुखातिब करते हो? भाई अभी तो मैंने शानो कहकर पुकारा था। कहो तो कली और फूल वाला कोड वर्ड भी दोहरा लिया जाए। आओ मेरी जान, मेरे पास आ जाओ। शाहीना का चेहरा सर पड़ गया। अब उसे यकीन हो गया था कि वो लाइल्मी में आसिम के हाथों बर्बाद हो चुकी है। वो पीछे हटने लगी। शानू, क्या तुम अपने आजिम को दुश्मन समझ रही हो? उसकी आंखें भीग गईं।
वो आंसू भरे लहजे में कहने लगी, कैसा दुश्मन और कैसा दोस्त, मैं तो लुट चुकी हूं। अगर तुम मेरे आसिम हो तो अब मैं तुम्हारे काबिल नहीं रही। वो दोनों हाथ फैलाकर आगे बढ़ते हुए बोला, तुम इतनी हसीन हो कि हर हाल में मेरे काबिल रहोगी। मैं उस बदमाश से निमट लूंगा। शाहीना उससे दूर जाते हुए बोली, नहीं, मैं अब तुम में से किसी की नहीं बनूंगी। अगर यहां रही तो आइंदा भी धोखा खाती रहूंगी। मुझे जाने दो। वो जाने लगी। उसने बाजू थाम कर कहा, पागल ना बनो, मैं नया कोड वर्ड बताता हूं, इसे याद रखना। वो एक झटके से बाजू छुड़ाकर बोली, जहन्नुम में गया कोड वर्ड। मैं तुम दोनों के दरमियान खिलौना नहीं बनूंगी। मैं तुम्हें पहली और आखिरी बार मोहब्बत का वास्ता देता हूं, मुझे छोड़कर ना जाओ। वो बेबसी से उसका मुंह तकने लगी। उसने कहा, शानू, सीधी सी बात है, वो जब भी सामने आए तो उससे पूछना कि पिछली रात हमने क्या खाया था। वो नहीं बता सकेगा। कोड वर्ड की जरूरत नहीं है। ये कहकर उसने दोनों बाजू में उसे समेट लिया। हाय, बाजू भी एक जैसे, कुशादा सीने की धड़कनें भी वही थीं। दोनों की शनासाई में वो अपने मखसूस मर्द की मखसूस गुर्बत को नहीं समझ सकती थी। वो कहने लगी, मुझे प्यार ना करो, मेरा मूड ठीक नहीं है। प्यार से ही मूड बनता है। वो उसके चेहरे पर झुकने लगा। अचानक कार का हॉर्न सुनाई दिया। वो एक झटके से अलग हो गई। शाहीना ने कहा, वो बदमाश फिर आ गया है। वो तेजी से चलता हुआ बेडरूम से बाहर जाने लगा। शाहीना उसके पीछे जाते हुए बोली, आज़िम, मुझसे झगड़ा ना करना, वो शैतान है। मैं भी फरिश्ता नहीं हूं। मैं आज उस हमजाद को ख़त्म करके ही रहूंगा। वो कॉटेज के बरामदे में पहुंच गया। दूसरी तरफ वो पैक किए हुए खाने के डब्बे उठाकर आ रहा था। शाहीना के साथ हमजाद को देखकर ठिठक गया। तुम आसिम, तुम यहां भी पहुंच गए? यू शट अप। आसिम मैं नहीं, तुम हो। तुमने शानू की इज्जत पर हाथ डाला है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहते ही उसने एक लात मारी। खाने के डब्बे फजा में उड़े। मार खाने वाला लड़खड़ाकर पीछे गया, फिर आगे बढ़कर उससे टकरा गया। दोनों गुत्थम गुत्था हो गए, कभी इधर और कभी उधर होने लगे। शाहीना के दीदे इधर से उधर हो रहे थे। वो समझने की कोशिश कर रही थी कि आजिम इधर था फिर उधर हो गया। नहीं नहीं, इधर है। ठीक तरह समझ में नहीं आ रहा था। शायद वो लिबास से पहचाने जाते, लेकिन थोड़ी ही देर बाद लिबास भी शनाख्त का बाइस न बन सके। उन दोनों की बातों ने उसे मजीद उलझा दिया। वो लड़ते हुए बोलते भी जा रहे थे। एक ने दूसरे से पूछा, तुम आजिम हो तो बताओ, कल रात मैंने और शानू ने क्या खाया था? दूसरे ने कहा, शैतान, उसने तुम्हारे साथ नहीं मेरे साथ खाया था और मेरे साथ रात गुजारी थी। अगर तुम सच्चे हो तो बताओ क्या खाया था। मैं बताऊंगा तो तुम्हें मालूम हो जाएगा। शाहीना ने कहा, तुम दोनों चले जाओ, फिर बारी बारी मेरे पास आकर चुपके से बताओ। वो दोनों दूर चले गए। पहले एक शाहीना के पास आकर चुपके से बोला। शाहीना ने तायद में सर हिलाया, फिर दूसरे से बोली, अब तुम बताओ। वो करीब आते हुए कहने लगा, हमने नान और कीमा आलू का सालन खाया था। शाहीना चीख मारकर दूर भाग गई, क्योंकि दोनों ने सही जवाब दिया था। वो कार के पास रुककर दोनों को हैरानी से देखने लगी। उसका जहन चीख कर बार बार पूछ रहा था, कौन है मेरा आसिम? एक ने दूसरे से कहा, तुम मेरी कोठी में गए थे और वहां तुमने जैकेट रख दिया, और सुबह जो लिबास मैंने उतारा था उसे अभी पहन कर आए हो। तुमने बावर्ची से मालूमात भी हासिल की थी। दूसरे ने कहा, तुम मेरी कोठी में गए थे, मेरे दफ्तर में भी जाकर मालूमात हासिल की कि शाहीना कब आई थी और कब से सेक्रेटरी के तौर पर मुलाजमत कर रही है। शैतान के बच्चे, ये तो तूने मेरे भड़कते हुए जज्बात से ही मालूम कर लिया था कि शाहीना परसों से मेरी जिंदगी में आई है, इसीलिए तूने परसों ट्रंक कॉल किया था। कहने वाले के मुंह पर एक घूंसा पड़ा। उसने जवाबन एक घूंसा रसीद किया। दोबारा जंग का आगाज हो गया। शाहीना घबरा कर चीखती हुई वहां से भागने लगी। मैं यहां नहीं रहूंगी, कल दफ्तर में पहुंचकर देखूंगी कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। वो दोनों उसके पीछे भागते हुए कहने लगे, रुक जाओ शानो, मैं तुम्हारी रात गुजारने का इंतजाम करूंगा, वरना शैतान सुबह तक तुम्हें जरूर नुकसान पहुंचाएगा। शैतान तू है। कल जब दफ्तरी कागजात पर दस्तखत करने के लिए कहा जाएगा तो तेरा फ्रॉड जाहिर हो जाएगा। अबे हमजाद के बच्चे, अजीब फ्रॉडिया है। दस्तखत तो तू मेरे नहीं कर सकेगा। तू मेरे दस्तखत नहीं कर सकेगा, उल्लू के पट्टे। बेचारी शाहीना तो क्या, दुनिया का कोई भी शख्स इस वक्त अपना फैसला नहीं सुना सकता था कि कौन आजिम है और कौन उसका हमजाद। झगड़े के दौरान ख्याल आया कि शाहीना भागती हुई इस अंधेरी रात में दूर निकल गई है। वो उसे पुकारते हुए दौड़ने लगे। शाहीना की तरफ से उनकी पुकार का जवाब नहीं मिल रहा था। वो दौड़ते दौड़ते थक गए।
एक जगह खड़े होकर हाँफने लगे। चारों तरफ गहरी तारीकी थी। उन्हें एक दूसरे का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। वो महज साई की तरह झलक रहे थे। एक साई ने दूसरे से कहा, आसिम, मुझे परेशान करके तुम्हें क्या मिल जाएगा? दूसरे साई ने हंसते हुए कहा, सारी परेशानियां शाहीना की वजह से हैं। उसे छोड़ दो, मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा। शाहीना मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। मैं भी यही समझ रहा हूं। एयरपोर्ट पर उसे देखते ही दिल हार गया था। क्या गजब की जवानी है। आजिम ने घूंसा उसके मुंह पर रसीद किया। शैतान, वो मेरी इज्जत है। अगर अब उसके मुतालिक ऐसी बातें की तो मैं। उसे भागते हुए कदमों की आवाज़ सुनाई दी। फिर दूर से हमजाद की आवाज़ आई, तुम्हारे घूंसे का जवाब देकर मैं वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। मुझे तो उसकी जवानी पुकार रही है। उसकी आवाज़ दूर होती चली गई। आजिम भी उसी समत भागने लगा। वो भागने और भटकने वालों की रात थी, और रात इसीलिए शायद अंधेरी थी कि कोई सही मंजिल तक ना पहुंचे। शाहीना अंधाधुंध भागते रहने के बाद एक जगह ठोकर खाकर गिर पड़ी। गोरे बदन पर कई जगह खराशें आ गईं। जरा हाँपने के बाद होश आया कि वो खेतों से गुजर रही थी। उस वक्त हवा का एक झोंका आया। दरख्तों के पत्ते सरसराने लगे। वो समझी वो आ गया। फौरन ही उठकर भागने लगी। हाँ, वो आ गया। जब वो पहचान ही नहीं सकती थी तो उसके लिए सिर्फ वो था। वो बेतहाशा भागती जा रही थी। न जाने कितनी दूर जाकर रोशनी नजर आई। कोई बस्ती थी। वो थके हुए अंदाज में डगमगाते कदमों से उधर जाने लगी। उधर कच्चे और पक्के मकानात थे। गलियों में अंधेरा था, लेकिन दूर एक मैदान में कई मशलें रोशन थीं। उस रोशनी में गन्नातों की चार दीवारी नजर आ रही थी। करीब पहुंचने पर समझ में आया कि वो थिएटर है। अंदर नाटक खेला जा रहा था, जहां दो तीन गन्नातें मिलकर दीवार सी बनी हुई थी। वहां से शाहीना ने झांक कर देखा तो उसे एक बड़ा स्टेज नजर आया। स्टेज पर चंद आदमी ड्रामाई अंदाज में मकालमे अदा कर रहे थे। भागने वालों के रास्ते मुख्तलिफ थे, लेकिन मंजिल एक हो गई थी। ठीक उसी वक्त गन्नातों की चार दीवारी की दूसरी तरफ से वो झांक रहा था। कैसे कहा जाए कि वो कौन था, आजिम या उसका हमजाद? रात की तारीकी में जैसे कुत्ते किसी बला को देखकर समझते नहीं और भौंकने वाले की जबान से बोलते हैं, वो बस वही था। गन्नातों की दीवार चीर कर अंदर आ गया। बस्ती के लोग तमाशा देखने में मसरूफ थे। औरतों के बैठने की जगह मखसूस थी। वो उधर जाकर औरतों की भीड़ में नजरें दौड़ाने लगा। शायद शाहीना वहां छुपी बैठी हो। दूसरी तरफ शाहीना ने उसे नहीं देखा था, लेकिन दहशत थी कि वो कहीं से भी आ सकता है। लिहाजा पना लेने के लिए वो गन्नातों की दीवार चीर कर स्टेज के पीछे पहुंच गई। वहां दो चार मर्द औरतें मुख्तलिफ आईनों के सामने बैठे मेकअप कर रहे थे। ड्रामे में रोल अदा करने वाले सिपाही हथियारों से लेस होकर घूम रहे थे। शाहीना का हुस्न और लिबास अगरचे गर्द आलूद हो चुका था, फिर भी वो बड़े घर वाली मालूम होती थी। वहां के कुछ लोगों ने उसे जमींदार की बीवी समझकर सलाम किया। वो उनके दरमियान से गुजरती हुई स्टेज किनारे विंग की तरफ जाने लगी। बड़े से स्टेज पर एक खुफिया गार का सीन पेश किया जा रहा था। गार के अंदर एक तख्त पर डाकुओं का सरदार चुस्त पतलून पहने बैठा शराब पी रहा था। पतलून से ऊपर उसका जिस्म नंगा था। तख्त के करीब ही एक मशल जल रही थी। एक डाकू ने कहा, सरदार, आज हमारे लिए खुशियों का दिन है। हमारे बहादुरों ने एक काफले को लूटा है। बहुत दौलत हाथ आई है। सोने चांदी के साथ एक सुंदरी को भी पकड़ लाए हैं। उसकी सुंदरता देखकर सरदार का मन खुश हो जाएगा। सरदार ने खुश होकर कहा, सुंदरी? कहाँ है सुंदरी? उसे हमारे सामने हाजिर करो। वो डाकू सुंदरी को हाजिर करने के लिए स्टेज के विंग के पीछे आए। एक ने दूसरे से आहिस्तगी से पूछा, आज सुंदरी का रोल कौन अदा करेगा? खुर्शीद बेगम तो बीमार है। दूसरे ने कहा, शायद उसकी बहन उसकी जगह काम करेगी। वो देखो आ रही है। मगर ये तो कोई दूसरी है। हाँ, मगर गजब की सुंदरी है। वो तेजी से आ रही थी। उन्होंने दोनों तरफ से उसे पकड़ लिया। वो चीख कर बोली, छोड़ दो मुझे। लेकिन वो उसे खींचते हुए स्टेज पर ले आए। सुंदरी खुद को छुड़ाने की जिद्दोजहद कर रही थी। उन्होंने उसे अपने सरदार के सामने धकेल दिया। दूसरी विंग के पीछे खड़े हुए डायरेक्टर और प्रोमोटर चौंक गए, क्योंकि स्टेज पर जिस सुंदरी को आना था उसकी जगह कोई और आ गई थी, जो सुंदरी से भी ज्यादा सुंदर थी। डाकुओं का सरदार भी उसे देखकर चौंक गया, क्योंकि उसकी बीवी सुंदरी का रोल अदा करने वाली थी, लेकिन अब वहां दूसरी थी और उसके कदमों के पास गिरने के बाद तकलीफ से कर्रा रही थी। उसे सचमुच चोट आ गई थी। विंग के पास से डायरेक्टर ने इशारा किया, डायलॉग बोलो। सरदार कैका लगाकर बोलने लगा,
हाँ हाँ, सचमुच सुंदरी है। बड़े दिनों बाद ऐसी खूबसूरत छोकरियां हाथ आई है। अपना मन खुश हो गया। विंग के पीछे एक बांका नौजवान खड़ा था, जो शायद ड्रामे का हीरो था। डायरेक्टर ने कहा, सरदार का मुकालमा खत्म होते ही तुम छलांग लगाकर स्टेज पर जाओ और सरदार को ललकारो। हीरो अपनी हीरोइन को डाकुओं के पंजों से बचाने के लिए पर तोड़ने लगा। इससे पहले ही अचानक स्टेज पर धमकी आवाज के साथ वो पहुंच गया। उस वक्त सुंदरी उठकर कह रही थी, अरे मैं सुंदरी नहीं, शाहीना। इतना कहते ही वो चौंक गई। धम से स्टेज पर पहुंचने वाला कह रहा था, शानो, मुझे पहचानो, अब यहां से न भागना। नहीं, वो चीख मारकर बोली, मैं शानो नहीं, सुंदरी हूं। कोई मुझे इस शैतान से बचाए। तमाम तमाशाई जोर जोर से तालियां बजा रहे थे, क्योंकि वो बड़े ही ड्रामाई अंदाज में स्टेज पर आया था। तमाशाई समझ रहे थे कि हीरो अपनी हीरोइन के लिए सर धड़ की बाजी लगाने पहुंच गया है। सरदार ने सोचा, अगर हालात के मुताबिक इस ड्रामे को ना खेला गया तो तालियां बजाने वाले तमाशाई सड़े गले टमाटर और अंडे फेंकेंगे। लिहाजा उसने सीना तानकर वो से कहा, कौन हो तुम? रंग में भंग न डालो। खैरियत चाहते हो तो चले जाओ। ये सुंदरी तुम्हें नहीं मिलेगी। अबे कैसे नहीं मिलेगी? वो ने आगे बढ़कर घूंसा मारा। सरदार लड़खड़ाकर पीछे जाते हुए बोला, अबे सच्ची मुच्ची का मारता है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने जवाबी हमला किया। फिर बड़ी जबरदस्त जंग शुरू हो गई। ऐसा सच्चा ड्रामा और सच्ची लड़ाई पहले किसी स्टेज पर पेश नहीं की गई थी। तमाम तमाशाई उस वक्त दम्बा खुद रह गए जब वो ने जलती हुई मशल उठा ली। उसके सामने सरदार नंगे बदन चुस्त पतलून में निहत्था खड़ा था। फिर वो ने आगे बढ़कर हमला किया। मशल के शोले इधर से उधर लहराते हुए गए। सरदार झुकाई देकर बच गया। तमाशाई एक बार फिर जोरदार तालियां बजाने लगे। डायरेक्टर ने अपना सर पीट कर कहा, अरे ये कौन सा ड्रामा खेला जा रहा है? स्टेज में आग लग जाएगी। सरदार ने कहा, आग लगे इस नाटक को, मैं सच्ची लड़ाई नहीं लड़ सकता। वो उछलकर विंग की तरफ भागता चला गया। शाहीना ने घबराकर वो को देखा, जो उसकी तरफ बढ़ता आ रहा था। उस वक्त दूसरे की वो के ललकारने की आवाज आई। वो भी एक मशल लेकर स्टेज पर पहुंच गया था। खबरदार, मेरी मोहब्बत को हाथ ना लगाना। तमाशाई और तमाशा पेश करने वाले सभी दीदे फाड़ फाड़ कर देखने लगे। बड़ा ही हैरत अंगेज तमाशा था। दोनों मशल बरदार हम शक्ल थे। लिबास के सिवा ऐसा फर्क ना था कि वो अलग अलग पहचाने जाते। दोनों की मशलें टकरा रही थीं। नाटक के कारकुनान समझ गए थे कि नाटक बदल गया है, लेकिन किसी में इतनी जुर्रत नहीं थी कि इस खौफनाक ड्रामे को खत्म करने के लिए कोई मशलों की इज्जत में जाता। स्टेज पर मुसलसल शोले लपक रहे थे। चिंगारियां उड़ रही थीं। मशलों के टकराने की आवाज गूंज रही थी। उनकी लड़ाई खत्म होने में नहीं आ रही थी। आखिरकार एक के कदम लड़खड़ा गए। वो स्टेज के बाहर आकर गिर पड़ा। सर पर ऐसी चोट आई कि वो जरा देर के लिए होश से बेगाना हो गया। स्टेज पर खड़े हुए वो ने इधर उधर देखा। शाहीना नजर नहीं आ रही थी। फिर उसे भागने का मौका मिल गया था। वो भी हाथ में मशल लिए स्टेज के पीछे दौड़ता चला गया। अब अच्छी खासी भगदड़ मच गई थी। तमाशाई औरतें चीखती हुई भाग रही थीं। कुछ लोगों ने स्टेज के नीचे बेहोश होने वाले को उठाया, फिर उसे विंग की तरफ ले जाने लगे। पता नहीं वो शिकस्त खाने वाला कौन था, आजिम या उसका हमजाद। बस्ती के बाहर एक खंडर था जिसकी दीवारें टूटी हुई थीं। सुतून झुके हुए थे और टूटी फूटी कब्रों के आसपास उल्लू बोल रहे थे। शाहीना थक हार कर वहां बैठ गई। अब उसमें भागने की तो क्या, चलने की भी सकत ना रही थी। वो वहां बैठकर अपनी बर्बादी पर आंसू बहाने लगी। बहुत दूर तारीकी से एक मशल चली आ रही थी। वो वहां से भागने के लिए अपनी जगह से ना उठ सकी। उसके पांव बुरी तरह कांप रहे थे और आंखें आंसुओं से भीग रही थीं। अब मैं भागकर क्या करूंगी? मैं कैसे समझूंगी कि कॉटेज में मेरे जिस्म तक पहुंचने वाला मेरा महबूब था या दुश्मन? मैं कैसे समझूं कि वो मशल लिए कौन आ रहा है, मेरी मोहब्बत या मेरी मौत? मैं कहां आकर फंस गई हूं? वो और फूट फूट कर रोने लगी। आंसुओं से धुंधलाई हुई आंखों के सामने मशल करीब आती जा रही थी। मशल बरदार का चेहरा वाज़ेह होता जा रहा था। वो आसिम नहीं था, नहीं वो आसिम था, नहीं बस वो था। वो करीब आकर कहने लगा, लानत है तुम पर, दौड़ा दौड़ा कर मुझे थका मारा। किसी लड़की के पीछे मुझे इतना नहीं दौड़ना पड़ा। शाहीना ने घबरा कर उसे देखा। क्या तुम आसिम नहीं हो? आसिम पर भी लानत है।
मैंने सोचा था कि आजिम बनकर तुम्हारे सामने आऊंगा तो तुम राजी खुशी मेरी आगोश में आ जाओगी, लेकिन तुम तो बिजली हो बिजली। अब तक एक बोसा भी लेने का मौका नहीं दिया। यू शट अप। मैं समझ गई, मेरी इज्जत महफूज है। मैं आजिम की अमानत हूं, आजिम ही की रही। तुम कॉटेज में आकर बहका रहे थे। जो खाना लाने शहर गया था वही मेरा आजिम है। वो क़हक़हा लगाकर बोला, अब तक तुम्हारी इज्जत महफूज थी, अब नहीं है। बेहतर है कि राजी खुशी अपनी जवानी का नजराना पेश कर दो। मैं नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम पर थूकती हूं, जिस मुंह से थूकोगी उसे ये मशल चलाकर रख देगी। वो उठकर दूर जाने लगी। आसिम ने उसके चेहरे के करीब मशल लहराई। वो चीख मारकर गिर पड़ी। उसने मशल को टूटी हुई कब्र के सराहने काट दिया और कहा, मैं बहुत परेशान हो चुका हूं, अब तुम्हें ढील नहीं दूंगा। वो जेब से चाकू निकालकर खोलने लगा। शाहीना मिट्टी पर चारों शाने चित पड़ी दहशतज़दा नजरों से देख रही थी। मशल की रोशनी में कड़कड़ाते हुए चाकू की आवाज से लर्जा तारी हो रहा था। उसने एक कदम आगे बढ़ाकर कहा, इसी तरह पड़ी रहो। उस हरामजादी मुलाजमा ने भी इनकार किया था। उसके शौहर ने मुझ पर हाथ उठाया था। मैंने यही चाकू उसके सीने में उतार दिया और मुलाजमा का गला घोंट दिया। शाहीना दहशत से थूक निकलने लगी। वो एक कदम और बढ़कर बोला, अगर खामोश पड़ी रहोगी तो जिंदा रहोगी, वरना ये चाकू तुम्हारे सीने में उतर जाएगा। नहीं, वो दहशत के बावजूद चीख कर बोली, मैं मर जाऊंगी मगर तुम्हारी शैतानी ख्वाहिश पूरी नहीं करूंगी। तो फिर जहन्नुम में जाओ। उसने चाकू वाला हाथ फजा में बुलंद किया, लेकिन वो हाथ फजा में बुलंद ही रहा। दूसरे लम्हे वो झल्ला कर बोला, हमजाद के बच्चे, तू मुझे रोक रहा है, लेकिन मैं इसे जरूर कत्ल करूंगा। मेरे हमजाद में हमेशा तुझ पर गालिब आया हूं। उसका चाकू वाला हाथ कांप रहा था, जैसे दूसरी तरफ से कोई शदीद जज्बा उसे रोक रहा हो। शाहीना हड़बड़ाकर उठ बैठी। मशल के करीब उसे उसका आजिम नजर आ रहा था। उसके हाथ में भी चाकू था और वो चाकू भी फजा में बुलंद था। रात की तारीकी में टूटी हुई कब्रों के पास अजीब दिल दहलाने वाला मंजर था। जलती हुई मशल के दोनों तरफ कुछ फासले पर दोनों हमशक्ल चाकू उठाए नजर आ रहे थे। आसिम का रुख पहले शाहीना की तरफ था, अब वो आसिम की तरफ पलट गया था। आसिम ने कहा, मैं खामखा तुमसे लड़ता रहा, ये भूल गया कि खुद को अजियत पहुंचाऊंगा तो तू भी उस अजियत में मुब्तला होगा। आसिम ने कहा, तू अजियत की बात करता है, आज तेरा किस्सा ही तमाम कर दूंगा। वो हमला करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन लड़खड़ा कर आसिम की तरफ जमीन पर घुटने टेक दिए। वो गौर से देखने और समझने का मंजर था। आसिम ने अपने चाकू का रुख अपनी तरफ मोड़ दिया था। उस पर हमला करने वाला आसिम का चाकू भी उसकी अपनी तरफ मुड़ गया था। यानी दोनों इस पोजीशन में थे जैसे अपने अपने चाकू से खुदकुशी कर रहे हों। तब आसिम ने कहा, शैतान, कल तूने मेरे साथ यह हरकत की थी। मुलाजिमा को और उसके शौहर को कत्ल कर रहा था और मैं सिर्फ इस ख्याल से ख्याली कातिल बन रहा था कि ऐसा ना करता तो दुश्मन तुझ पर गालिब आ जाता, लेकिन आज तुझे अपनी शानों पर गालिब नहीं आने दूंगा। आसिम का चाकू वाला हाथ पूरी तरह लरस रहा था। वो दोनों हाथों से चाकू को थामकर उसकी नोक को अपनी तरफ आने से रोकने लगा। दूसरी तरफ आसिम पूरी कुव्वत से अपने चाकू को अपने सीने में उतारने की कोशिश कर रहा था। शाहीना ने चीख कर कहा, नहीं आजिम नहीं, मेरे लिए अपनी जान के दुश्मन ना बनो, रुक जाओ आजिम। वो दांत किचकिचा कर बोला, मैं तुम पर आंच नहीं आने दूंगा। ये कहते ही उसने अपनी आखिरी तमाम कुव्वतों को समेटकर चाकू की नोक अपने सीने में उतार ली। दोनों के हलक से कर्मनाक आवाजें निकली। मशल के अतराफ दो जिस्म मिट्टी पर तड़प रहे थे। शाहीना पर जैसे सख्ता तारी हो गया था, सिर्फ उसके दीदे हरकत कर रहे थे। कभी वो दीदे घुमाकर आजिम को देखती और कभी उसके हमजाद को। थोड़ी देर के बाद ही दोनों के जिस्म साकित हो गए। रात का सन्नाटा बड़ा हौलनाक था। मशल की रोशनी में आसिम का मुर्दा जिस्म लहू से भीग रहा था, लेकिन आजिम के जिस्म पर लहू का एक छींटा भी ना था। वो दौड़ती हुई अपने महबूब के पास पहुंची। होले होले कर्राने की आवाज सुनाई दे रही थी। उसके पास जो चाकू पड़ा हुआ था वो भी खून आलूद नहीं था। शाहीना ने उसे उठाकर देखा। वो फिल्मों और स्टेज ड्रामों में इस्तेमाल होने वाला चाकू था, जिसका फल हाथी दांत का था। उसमें ऐसा स्प्रिंग था कि बदन से लगते ही उसका फल अंदर चला जाता था। देखने वालों को यही नजर आता था कि वो दस्ते तक जिस्म में पेवस्त हो चुका है। कर्राने की आवाज आई, आह मेरा हमजाद, मेरा हमजाद, मैं उसके बगैर कैसे रहूंगा। डॉक्टर को फोन करो।
शाहीना खुशी से चीख मारकर उससे लिपट गई।